गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान के लोक प्रशासन विभाग और अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित संविधान सभा पर इस विशेष कार्यशाला में। ये ऑनलाइन कार्यशाला है। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, हम संविधान सभा के 7वें सत्र पर चर्चा कर रहे हैं। 4 नवंबर 1948 को ये सत्र प्रारंभ हुआ और जनवरी 1949 तक ये सत्र चलने वाला है। बड़ा आनंद आप लोगों को आ रहा होगा। 2 दिन के ब्रेक के बाद हम वापस मिल रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे 2 दिन का ब्रेक क्यों? तो बिल्कुल आपको मालूम है, शनिवार और रविवार को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। आप हमें कहेंगे सर 2 दिन तो सोमवार मंगलवार था। हमारे यहाँ 2023 में ऐसा था। 1948 में सोमवार को वहां पर शनिवार था और मंगलवार को वहां पर रविवार था। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। खैर, इस स्थिति से बाहर आ रहे हैं। आज अभी 2023 में आज के दिन बुधवार है, लेकिन वहां सोमवार है। तो 13 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 13 दिसंबर 2023 को, मतलब ठीक 75 वर्ष बाद में हम इन सारी चर्चा को कर रहे हैं। आज क्या होगा मैं पहले से बता देता हूं। राष्ट्रपति जो भाग 5 के अंतर्गत है उस पर हम चर्चा करने शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जनगणना का आधार क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे, टोटल मेंबर्स भाग लेंगे, इन्हीं सारे विषय पर चर्चा की जाएगी। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो 2 दिन पहले जो चर्चा हुई थी उसमें लास्ट में प्रोफेसर के.टी. साहा ने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव ये कह दिया था कि जो वयस्क नागरिक है वो राष्ट्रपति का चुनाव करे। इस प्रकार की चर्चा चल रही थी और फिर चर्चा स्थगित कर दी गई थी 13 दिसंबर 1948 के लिए। आज 13 दिसंबर 2023 को है, तो हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सारे लोग जो YouTube और Zoom पे जो जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से स्वागत कर लेता हूं। और ठंड ठीक पड़ रही है, अच्छी पड़ रही है। ठंड अब नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी? तो जो मेरे मित्र मफलर ओढ़कर, रजाई ओढ़कर, स्वेटर को बिल्कुल पता नहीं कैसे कैसे डालकर बैठे हैं, उन सब का स्वागत है। और बिल्कुल हम आ जाते हैं 13 दिसंबर वाली कार्यवाही में। ये 13 दिसंबर 1948 है, उस दिन वार सोमवार है। और आज मसौदे में क्या है? अनुच्छेद 43 पे चर्चा होगी, 15 पे चर्चा होगी, 44 पे चर्चा होगी, 45 पर। आप मुझसे कहेंगे ये 15 बीच में कहां से आ गया? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो आज है, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये अनुच्छेद बीच में रुक गया था, उस पर चर्चा स्थगित हो गई थी। वो चर्चा आज वापस शुरू होगी। तो बात को शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 1948 H.C. मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में शुरू हो रही है। प्रातः 10 बजे ये बैठक शुरू हो रही है। संविधान का मसौदा अनुच्छेद 43 प्रोफेसर के.टी. साहा ने प्रस्ताव रखा है। कौन सा? कि राष्ट्रपति का चुनाव वयस्क नागरिकों के द्वारा होना चाहिए। उस पर वो अपनी बात को रखेंगे। प्रोफेसर के.टी. साहा, श्रीमान मैं पेश कर चुका हूं अपना संशोधन। इसी बीच में टी.टी. कृष्णमाचारी जी कुछ कह रहे हैं। टी.टी. कृष्णमाचारी जी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है। क्या मैं ये जान सकता हूं कि प्रोफेसर साहा फिर उस योजना को रख सकते हैं या नहीं जिसकी रूपरेखा उन्होंने पहले 1 अथवा 2 संशोधनों में प्रस्तुत की थी और संविधान सभा ने उसे अस्वीकार कर लिया था? टी.टी. कृष्णमाचारी जी प्रोफेसर के.टी. साहा को रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औचित्य प्रश्न है, वो जिस संशोधन को लेकर आ रहे हैं क्या वो संशोधन रखा जा सकता है? क्योंकि उससे संबंधित 1-2 संशोधन जो कि प्रोफेसर के.टी. साहा नहीं रखे थे, उसको संविधान सभा अस्वीकार कर चुकी है। तो क्या वो वापस रख सकते हैं क्या? ऐसा कह रहे हैं। तो इसके बाद में जैसे ये बात कहते हैं तो प्रोफेसर के.टी. साहा क्या कह रहे हैं? इस औचित्य प्रश्न का मेरा उत्तर स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि यह आपत्ति होगी और इसलिए मैंने अपने संशोधन का शब्द विन्यास इस प्रकार से रखा है कि यह विशिष्ट आपत्ति लागू ना हो सके। सरकार के विभिन्न अंगों में परस्पर शक्तियों के पूर्ण प्राथमिकता का सिद्धांत अस्वीकार किया जा चुका है। प्रोफेसर के.टी. साहा कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि मैंने जब शक्तियों के पृथक्करण का प्रस्ताव रखा था तो संविधान सभा ने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं ये जानता था, इसीलिए मैंने इस बार जो संशोधन लाया है वो नया है और उसके शब्द भी अलग है, इसलिए मुझे रखने की परमिशन दी जानी चाहिए। और वैसे तो मैं रख ही चुका हूं पिछली बार। जैसे ही ऐसा बोलते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय जो कि H.C. मुखर्जी है, वो क्या कह रहे हैं?
प्रोफेसर साहब इस संशोधन को नियमानुसार पेश कर रहे हैं, इसलिए किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब आप तो कंटिन्यू करिए। फिर प्रोफेसर केटी साहा उस दिन जो प्रस्ताव रखा था, उस दिन मतलब 10 दिसंबर 1948 को 11 और 12 को छुट्टी थी, 13 दिसंबर को वो वापस रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ वोटिंग ऑफ इंडिया वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द यूनियन। राष्ट्रपति भारत के प्रौढ़ नागरिक यानी वयस्क नागरिक द्वारा चुना जाएगा और वे संघ के मूलभूत अंगों में गुट सलाका द्वारा चुने जाएंगे, सीक्रेट बैलेट से चुने जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मूल अनुच्छेद निर्वाचन निकाय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। उस निर्वाचक निकाय में केंद्रीय विधानमंडल तथा प्रांतीय और रियासतों के विधानमंडल के सदस्य होंगे। मेरे विचार से इस रीति से लोक इच्छा का यथेष्ट प्रतिनिधान नहीं होगा। वो कह रहा है कि जिस तरह का आप संविधान बनाना चाह रहे हैं, उस संविधान के तहत राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य करेंगे। इससे लोगों की इच्छा शामिल नहीं हो रही है, जबकि वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। मुझे यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि जहां भी मैं ऐसा कर सकूं, वहीं अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कराने का प्रयत्न करूं कि प्रभुता संपन्न जनसाधारण को इस संविधान में स्थान मिले, चाहे फिर आप ऐसा होना पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। और मैंने ये भी चाहा है कि जनसाधारण को यह अवसर प्राप्त हो कि वह अपनी बात को मनवा सके, चाहे फिर ये बातें आपको पसंद हो या चाहे ना पसंद हो। इसलिए मैं सुझाव रखता हूं कि राज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेने का प्रत्येक वयस्क नागरिक को अधिकार हो और उसके अनुसार उन विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान में जिनको 2, 3 या 4 वर्ष के पश्चात निर्वाचन हुआ करेगा, मैं ये सुझाव रखता हूं कि प्रत्येक बार राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, ऐसा प्रोफेसर केटी साह कह रहे हैं। फिर इसके बाद में वो क्या कह रहे हैं, मैं संशोधन के दोनों पक्ष तथा विपक्ष के तर्कों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं इस प्रकार की बातों को सुनने के लिए आदी हो गया हूं। प्रोफेसर केटी साहब बहुत जबरदस्त बात कहने जा रहे हैं। मैं इस प्रकार की बातों को सुनने का आदी हो गया हूं कि मेरा संशोधन ठीक समय पर नहीं रखा गया या ये स्थान उसके लिए ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं जब भी कोई संशोधन रखता हूं तो मेरे संशोधन के बारे में 2-3 बातें आती। एक, आपका संशोधन ठीक समय पर रखा नहीं गया, इसलिए अब इसे अस्वीकार किया जाता है। दूसरा, अभी आपका संशोधन बाद में रखना, यह भी सही समय नहीं है, ये मुझे अक्सर कहा जाता है। और तीसरा, मुझे क्या कहा जाता, मैं आपके संशोधन को स्वीकार नहीं करता। प्रोफेसर केटी साह कह रहे हैं इस प्रकार की बातें सुनने का मैं आदी हो गया हूं। तीसरा तर्क यह है कि मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे तर्कों के ये 3 उत्तर है। इसके प्रत्युत्तर में मेरी ये धारणा है कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए यही समय है और यही स्थान है, और तर्क रहित विरोध पर तो मैं ध्यान ही नहीं देता हूं। उन्होंने कहा अब की बार आप ये नहीं कह सकते कि ठीक समय नहीं, समय यही है और जगह भी यही है, और इस बार आप ये मत कहना मैं विरोध करता हूं। तर्क रहित विरोध की मैं परवाह नहीं करता हूं। मेरा विरोध करना है तो तर्क दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। जिस बात को मैं रखना चाहता हूं वह यह है, एक बार पहले यह कहा गया था कि सिद्धांत के निश्चित कर लेने के पश्चात यह संशोधन आज एक अन्य रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इस पर विचार ना किया जाए। श्रीमान, मैं आपसे ये पूछता हूं और आपके द्वारा सभा से ये पूछता हूं कि यदि कोई इस विचार को उस समय रखता जबकि संविधान के सामान्य सिद्धांतों पर विचार किया गया, तो वो क्या ठीक रहता? इस प्रकार से प्रोफेसर केटी साह अपनी बात को कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यदि इस मसौदे को इस रूप में समझा जाता है कि यह सभा में रखे जाने वाले किसी विधेयक पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के समान है, तो भी मेरा यही कहना है कि इस दशा में मसौदे के इस रूप पर भी किसी सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। मैंने नियमों का अध्ययन किया है, उनके अनुसार सभा के समक्ष सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने पर भी कोई सदस्य विधेयक के सिद्धांत पर प्रश्न किए बिना रिपोर्ट द्वारा उद्भूत कारणों के आधार पर यह कह सकता है कि पूरी रिपोर्ट को वापस कर दिया जाए, और इस सूरत में मसौदे के लिए भी यही कहा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जहां तक मैं सिद्धांतों को समझता हूं जो आपने स्वीकार किया है, लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में दिए गए, और लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में जो बातें लिखी हुई है, मेरा संशोधन भी उसी के अनुरूप है। आपने लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव यानी उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव जब रखा था, कब रखा था? उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव कब रखा था भाई? उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव कब रखा था? समझ रहे हैं? कब तक चलेगा भाई? अरे 13 दिसंबर 1946 को रखा था।
और आज फिर 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा प्रोफेसर केटी शाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव में भी तो आपने ये लिखा था कि देश का स्वरूप जो है लोकतंत्रात्मक होगा। आपने लिखा था कि देश का स्वरूप जो है गणतंत्रात्मक होगा। आपने लिखा था कि देश का स्वरूप पंथ निरपेक्ष होगा। मेरा ये जो संशोधन है वो इसी से तो संबंधित है। आप लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बनाना चाहते हो तो मैं भी तो जनता को ही प्रमुख भूमिका देना चाहता हूं। राम मेघवाल जी, बिल्कुल सुरेश जी भी कह रहे हैं 13 दिसंबर, ये ठीक बात है, अच्छी बात है। 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, आज फिर 13 दिसंबर है और प्रोफेसर केटी शाह उद्देश्य प्रस्ताव का संकेत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव हमें इस बात का आश्वासन देता है कि हमारा राज्य प्रजातांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न गणतंत्र है। मेरे संशोधन से इन बातों के बारे में कोई कठिनाइयां पैदा नहीं होगी। शेष अन्य बातें विवरण संबंधी होने के कारण गौण है, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे थे। इन 3 कारणों से यह आपत्ति की इस संशोधन के लिए न तो यह उपयुक्त समय है और न ही यह उपयुक्त स्थान है। ये निश्चित बात है कि राष्ट्रपति चाहे आप उनकी पदावधि 3 वर्ष रखे, 4 वर्ष रखे या 5 वर्ष रखे, जब तक कि वह किसी ऐसे अपराध के दोषी नहीं है जिसके कारण उन पर अभियोग चलाया जा सकता, उनको हटाया जा सकता, तब तक वह इस अवधि के लिए केवल योजना के अंतर्गत सरकार के ही मुखिया नहीं होंगे, परंतु जैसा श्री त्यागी ने उस दिन संकेत किया, उनमें लोक की प्रभुता भी नीत होगी, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जनता के द्वारा, वयस्क नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन हो तो इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि हमारा जो वर्तमान संविधान जो बनने जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई टकराव होगा। हमने उद्देश्य प्रस्ताव में भी जो उद्देश्य स्वीकार किए हैं उसी के तो अकॉर्डिंग है ये भाई मैसेज यहाँ इस तरह से करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये जगह सही नहीं है। जो विषय चल रहा है उस पर रहे आप। हरमन भाई, आपसे निवेदन है मेरा। फिर बाद में उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? संशोधन संख्या 1056, 1058, 1060 और 1068 समान रूप से एक जैसे हैं, अतः उनको एक साथ लिया जा सकता है। अब मोहम्मद ताहिर आ रहे हैं। मोहम्मद ताहिर क्या कह रहे हैं? मोहम्मद ताहिर जो कि बिहार से है, वो अपना एक प्रस्ताव रख रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 43 के खंड ख में इलेक्टेड शब्द निकाल दिया जाए। आप लोग जानते हैं साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जिस विधि से होता है और जो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में दे रखा है। अनुच्छेद 54 यह कहता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचित शब्द लिखा हुआ है, इलेक्टेड मेंबर्स लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि हमारी जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और आप ये भी जानते हैं कि पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत होते रहे एंग्लो इंडियंस के रूप में। तो 12 और 2 14 की व्यवस्था रही थी मनोनयन की। मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं कि साहब ये जो आपने लिखा है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ये निर्वाचित शब्द हटा दो। वो क्या कह रहे हैं? निर्वाचित सदस्य हटा दो, निर्वाचित और मनोनीत में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मोहम्मद ताहिर ये कह रहे हैं कि संसद के सदस्य मतलब सदस्य, इसमें निर्वाचित क्या और मनोनीत क्या, सबको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं। तो उनका खुद का तर्क है, वो ऐसा कह रहे हैं कि निर्वाचित और मनोनीत सबको भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। अब तजमुल हुसैन साहब जो कि बिहार से हैं, तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्या प्रस्ताव रखता हूं? अनुच्छेद 43 के खंड क में द मेंबर्स शब्द के स्थान में द इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्य शब्द रखे जाए। एक जना कह रहा है निर्वाचित शब्द हटा दीजिए, एक जना कह रहा है निर्वाचित शब्द रखे जाए। तो इस प्रकार की बहस चल रही है और तजमुल हुसैन साहब का प्रस्ताव पहले वाला जो प्रस्ताव है उसके ठीक विपरीत है। अब इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भी क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। मैं संशोधन संख्या 1063 पर जो डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य व्यक्तियों के नाम से मत नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वह संशोधन संख्या 1064 के समान है जिसको अभी पेश किया जा चुका है। डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जी हां मैं स्वीकार करता हूं। तो उपाध्यक्ष कह रहे हैं तो फिर मैं उस पर मत नहीं लूंगा, जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो वोटिंग करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में वो क्या कह रहे हैं?
संशोधन संख्या 1064 पर एक संशोधन है जो कि श्री गोकुल भाई भट्ट के नाम से है। गोकुल भाई भट्ट जानते हैं ना, राजस्थान से, वो पेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि माननीय सदस्य सभा में उपस्थित नहीं है। संशोधन संख्या 1065 और 1066 को पेश करने की मैं आज्ञा नहीं देता हूं क्योंकि ये केवल शाब्दिक है। इसके बाद में एस नागपा जी का नाम आ रहा है। एस नागपा जी के नाम से 1069 नंबर संशोधन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इसे पेश नहीं करता। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी खुद एक संशोधन लेकर आ रहे हैं। आप जानते हैं, अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 ढंग से पढ़ा है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? आप जानते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन विधानमंडल का मतलब यहाँ विधानसभा है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इसके नीचे जो अनुच्छेद जो 54 है उसके नीचे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि भाई जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। यह अनुच्छेद 54 के नीचे स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। यूट्यूब के मेरे साथी क्या कहते हो इस बारे में? आप जानते हैं ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल के संदर्भ में जो अनुच्छेद 54 है उसमें आप देखेंगे कि नीचे एक स्पष्टीकरण लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा कि जिन राज्यों में 2 सदन है उन राज्यों की खाली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। इस प्रकार की शब्दावली मिलेगी। इनिशियल स्टेज में यह शब्दावली लिखी हुई नहीं थी। यह शब्दावली डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव पर जोड़ी गई थी। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 43 में निम्न व्याख्या जोड़ी जाए। निम्न व्याख्या जोड़ी जाए। जो अनुच्छेद आपको आज अनुच्छेद 54 के रूप में दिखाई दे रहा है वो इनिशियल स्टेज में अनुच्छेद 43 के रूप में था, और डॉक्टर अंबेडकर ने ही यह प्रस्ताव रखा था कि इसके नीचे व्याख्या लिखी जाए। क्या व्याख्या है मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। इन दिस एंड द नेक्स्ट सक्सीडिंग आर्टिकल्स द एक्सप्रेशन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मीन्स वेयर द लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि राज्य के विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। उसके नीचे व्याख्या करके लिख दो कि यहां राज्य के विधान मंडल का मतलब निम्न सदन अर्थात विधानसभा से है। यह व्याख्या करके लिख दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रस्ताव रखा। यह वांछनीय है कि यह संशोधन किया जाए क्योंकि किसी राज्य में 2 विधानमंडल हो सकते हैं, और यदि संशोधन नहीं किया जाता तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्तरागार के सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार होगा। उत्तरागार, अब बताओ वो मेरी बहन कहां है आज? उत्तरागार, अब सब समझ में आ रहा है। उत्तरागार के सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार होगा। उच्च सदन यानी विधान परिषद। हमारा यह उद्देश्य नहीं, हम चाहते हैं कि केवल जनमत द्वारा निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के अधिकारी हो। इस आशय से मैंने यह संशोधन रखा है, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब का नाम पुकारा गया। मोहम्मद ताहिर साहब क्या कह रहे हैं? उनका क्या संशोधन है? द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर शब्दों के स्थान में द लेजिस्लेटिव असेंबली शब्द रखे जाए। आप जानते हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है? राज्य के विधान मंडल। तो मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं राज्य के विधानमंडल लिख ही क्यों रहे हो? आप लिख दो ना राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विधानमंडल लिखते हो तो नीचे स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि भाई विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं है। तो आप विधानमंडल लिखो ही मत ना, आप सीधा लिख दो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऐसा मोहम्मद ताहिर साहब ने संशोधन रखा था। श्रीमान, अपने मित्र डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए मैं इस संशोधन को पेश कर रहा हूं। मेरी सम्मति में विधानमंडल के अवर आगार शब्दों की अपनी कोई सत्ता नहीं है। राज्य के विधान मंडलों की हमने केवल संविधान के इस मसौदे में ही परिभाषा नहीं की है, वरन वह भारत सरकार के अधिनियम में भी पाई जाती है। उसमें राज्य के विधान मंडलों की व्याख्या या तो विधान परिषद के रूप में की गई है या फिर विधानसभा के रूप में की गई है। हमने राज्य के आगारों की एक विशेष रूप से व्याख्या की। आगार यानी सदन, अर्थात संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 148 में एक को विधान परिषद कहा है और दूसरी को हमने विधानसभा का। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ये सारी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप है ना राज्य का विधानमंडल लिखो ही मत, आप उसकी जगह सीधा लिखो राज्य की विधानसभा। ऐसा लिख दो तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसा मोहम्मद ताहिर साहब अपना संशोधन रखते हुए कह रहे हैं। सारे संशोधन आ गए हैं। इसके बाद में
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कहेंगे जितने संशोधन आने थे वो आ गए हैं, अब सीधा हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। संविधान सभा के सारे सदस्य को कह देते हैं कि भाई जो बोलना है आप इस विषय पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जरा के हनुमंतैया साहब पहले आ रहे हैं, वो मैसूर के हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमने बड़े ध्यान से आदर पूर्वक प्रोफेसर शाह के तर्कों को सुना। वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव वयस्क नागरिकों द्वारा हो। प्रारंभ में ही एक पारिभाषिक कठिनाई है। यदि राष्ट्रपति वयस्क नागरिकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। निर्वाचक प्रणाली के अंतर्गत मतदाताओं की सूची कुछ नियमों के अनुसार बनाई जाती है और कुछ लोग जो पागल है, जो दोष प्रमाणित है और जिन लोगों ने अपनी सनदें खो दी है उनको मत देने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि हनुमंतैया साहब ने कि वयस्क नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाएगा, इस प्रकार की शब्दावली रखने से बड़ा गड़बड़ हो जाएगी कि वयस्क नागरिक का तो मतलब है सारे नागरिक। तो ऐसे नागरिक जो पागल है, ऐसे नागरिक जो दोष प्रमाणित है, ऐसे नागरिक जो अपनी सनदें खो चुके हैं, ऐसे लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए आपका तो ये सुझाव ही गड़बड़ है, आपका तो ये प्रस्ताव ही गड़बड़ है, ऐसा वो कह रहे हैं। पर इस वयस्क नागरिक पद में उन नागरिकों का भी समावेश हो जाता है जिनको सामान्य निर्वाचन में भी वोट देने का अधिकार नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि प्रोफेसर शाह के संशोधन में दिए गए शब्दों को स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वे लोग भी मत दे सकेंगे जो सामान्य निर्वाचनों में मत देने के लिए निर्योग्य कर दिए गए। अरे जब आम चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते, उन लोगों को भी आप राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे रहे हैं, ये कैसा आपने गलत कर रहे हैं। ऐसा कि हनुमंतैया प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन पर अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सभा के समक्ष जो ये संविधान है उसमें शासन व्यवस्था की संसदात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया। संसदात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायी शासन की कल्पना पहले से ही विद्यमान है। शासन का संचालन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है परंतु उचित रूप से निर्वाचित लोक सदस्यों द्वारा किया जाता है। अरे भाई, व्हेन वी आर गोइंग टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जब हम संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार करने जा रहे हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था में जनता डायरेक्ट शासन थोड़ी करती है। संसदीय शासन व्यवस्था में तो जनता द्वारा निर्वाचित लोग शासन करते हैं। यू नो वेरी वेल दैट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम लोगों को चुनते हैं और वे लोग क्या करते हैं, शासन को चुनते हैं। तो हमारे यहां पर इस तरह का शासन है। आप वयस्क नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा, इस प्रकार की शब्दावली क्यों लिख रहे हैं, ऐसा मेरे भाई रख रहे हैं अपनी बात को। तीसरी बात यह है कि प्रोफेसर शाह चाहते हैं कि राष्ट्रपति किसी पार्टी में न हो। जिस कार्य प्रणाली को प्रोफेसर शाह ने रखा, यदि उसे मान लिया जाए तो वह अवश्य ही किसी दल का अभ्यर्थी हो जाएगा। जब वयस्क नागरिक उसका चुनाव करेंगे तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो हो ही जाएगा। इसलिए के हनुमंतैया साहब कह रहे हैं कि उनकी जो बात है उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किनकी बात को? प्रोफेसर केटी शाह जी की बात को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद में आते हैं श्री विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा से हैं। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर केटी शाह ने एक बड़ा महत्वपूर्ण वाद हेतु प्रस्तुत किया है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान प्रचलित प्रणाली को यहां पर जारी करना। श्रीमान, आजकल देशों में प्रजातंत्र की दो विभिन्न प्रणालियां काम में लाई जा रही है। एक प्रणाली इस समय अमेरिका में प्रचलित है और दूसरी उत्तरदायी मंत्रिमंडल की प्रणाली जो कि संसदीय शासन व्यवस्था में होती है। हमने एक संघ समिति नियुक्त की थी। उचित विचार विमर्श के पश्चात उच्च नीच सोचकर विभिन्न देशों के संविधानों के अनुसार काम करने में जिन कठिनाइयों लाभों का पता चला उनको ध्यान में रखकर इस समिति ने एक उत्तरदायित्वपूर्ण प्रणाली की योजना लाई जो कि उत्तरदायित्वपूर्ण मंत्रिमंडल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब विश्वनाथ दास कह रहे हैं साहब, हम जो लोकतंत्र अपना रहे वो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपना रहे। हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होगी और संसदीय शासन व्यवस्था में एक उत्तरदायी मंत्री परिषद होती है और जिस प्रकार का सिस्टम वो बना रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में शासन के दो ठिकाने हो जाएंगे, एक मंत्री परिषद और दूसरा राष्ट्रपति। मंत्री परिषद भी जनता द्वारा चुनी जाएगी और राष्ट्रपति भी जनता द्वारा चुने जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हो सकती है, ऐसा विश्वनाथ दास कह रहे हैं। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में
डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का उद्बोधन हो रहा है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए। श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किए गए उनमें से मैं केवल संशोधन संख्या 1064 को स्वीकार करता हूं। मुझे खेद है कि मैं अन्य संशोधनों को स्वीकार नहीं करता हूं। क्या कह रहे हैं आगे? श्रीमान, इस अनुच्छेद पर सामान्य वाद विवाद की ओर ध्यान देने पर सबसे महत्वपूर्ण संशोधन प्रोफेसर शाह का है, जिसमें यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा हो। मेरे मत से इस विषय पर 3 दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। जो मेरे मित्र आज ये जानना चाहते हैं, यूट्यूब वाले भी और जूम वाले भी, कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर क्यों नहीं होता है, उसका जवाब आज 13 दिसंबर 1948 जो चर्चा हुई वो आज 13 दिसंबर 2023 को मैं रख रहा हूं। उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसके खिलाफ में जो 3 तर्क दिए वो एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं सर्वप्रथम निर्वाचक समूह के परिमाण के दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। जो लोग चुनेंगे उनका एक बार निर्वाचक मंडल जो बनेगा उसको तो देख लो, उसका परिमाण तो देख लो। यदि हम प्रोफेसर शाह के सुझाव को मान लें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने मतदाता भाग लेंगे उनकी संख्या का अनुमान मैं सभा के समक्ष रख दूं तो ठीक रहेगा। प्रोफेसर शाह कह रहे हैं कि वयस्क मताधिकार कर दो, ठीक है। मैं एक बार अनुमान लगाकर आपके सामने रख देता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग फिर भाग लेंगे। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। अब तक जो नंबर मुझे प्राप्त हुए उसके अनुसार गवर्नर के प्रांतों की कुल जनसंख्या 22 करोड़ 81,63,637 है। देशी राज्यों की जनसंख्या 8 करोड़ 88,08,434 है। दोनों को मिलाकर भारत राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 3,170 लाख है। मान लीजिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जो जनसंख्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी वह कुल जनसंख्या का लगभग 50% होगी, तो निर्वाचक समूह में 158 लाख लोग होंगे। 158 लाख लोग होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने लोग मत देते हैं उनकी संख्या भी मैं आपके समक्ष रख देता हूं। जैसा कि मैं समझता हूं अमेरिका का समस्त निर्वाचक समूह 750 लाख का है। संभव है इसमें कुछ त्रुटि हो, उसको ठीक किया जा सकता है। यदि मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस संख्या को याद रखेंगे जो मैंने अभी बताई, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने बड़े संख्या में लोग भाग लेंगे। क्या भारत जैसे देश में ऐसा संभव है? इसकी और डॉक्टर अंबेडकर संकेत कर रहे हैं। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं? वयस्क मताधिकार के इस प्रश्न पर दूसरी बात जिसे ध्यान में रखना है वह है प्रशासन तंत्र। क्या इस देश के लिए संभव है कि वह इतने कार्यकर्ता दे सके जिनकी आवश्यकता विभिन्न निर्वाचक स्थानों पर रहेगी? फिर वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा प्रशासनिक तंत्र क्या इस बात के लिए तैयार है कि हम हर 5 वर्ष के बाद में जब राष्ट्रपति के चुनाव करवाएं और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो क्या हमारे पास इतने प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है कि हम जगह जगह पर निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें लगा सके ताकि चुनाव को बड़े ढंग से करवा सके? क्या हमारे पास इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र है? आगे वो क्या कह रहे हैं, मुझे यह विश्वास है कि निर्वाचन के लिए बहुत से उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे और वे गैर सरकारी लोगों को चुनाव में काम नहीं करने देना चाहेंगे, क्योंकि गैर सरकारी लोग राज्य के नियंत्रण में नहीं होंगे और वे भ्रष्टाचार, उत्कोच, चालाकियां और अन्य अवांछनीय बातों से प्रभावित हो सकते हैं। अतः इसके प्रबंध के लिए सरकारी शासन व्यवस्था से आदमी लेने पड़ेंगे। क्या भारत सरकार और देशी राज्य की सरकारों के पास इतने कार्यकर्ता है जो इस चुनाव में भाग लेने के लिए, चुनाव में भाग लेने वालों की व्यवस्था करने के लिए तैयार है? तो हमारा प्रशासनिक तंत्र तैयार नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के निर्वाचक के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की व्यवस्था करने के लिए हमारे पास इतने कार्यकर्ता तैयार नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में भाग लेंगे लोग तो फिर कैसे संभव होगा? फिर वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तीसरी बात भी कह रहे हैं, वो है कह रहे हैं कि भारत के संघ में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है और अमेरिका में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति के पास सारा पावर्स होता है। भारत के संविधान में हम राष्ट्रपति को सारा पावर्स नहीं दे रहे। तो जब भारत में राष्ट्रपति को हम सारा पावर्स नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता द्वारा निर्वाचित करना क्या उचित होगा? अगर ऐसा होगा तो क्या सत्ता संघर्ष नहीं होगा? राष्ट्रपति कहेंगे मैं भी जनता के द्वारा निर्वाचित, आप भी जनता द्वारा निर्वाचित, तो ऐसी स्थिति में सत्ता संघर्ष हो सकता है। क्या कह रहा है जरा देखिएगा
यदि प्रोफेसर शाह संविधान के अन्य प्रावधानों का परीक्षण करें तो उन्हें पता चलेगा कि वह केवल नाम मात्र का प्रमुख है। लो, साफ कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया है। उसकी स्थिति संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति जैसी नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति की तुलना यदि किसी उच्च प्राधिकारी से की जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री से की जा सकती है। लो कर लो बात। आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर तुलना भारत के किसी पदाधिकारी से की जा सकती है तो वो केवल प्रधानमंत्री से की जा सकती है, राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। जब राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है तो आप वयस्क मताधिकार के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना क्यों चाहते हैं? ऐसा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब कह रहे हैं। वापस बोलूं क्या ये लोग? हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति की तुलना यदि किसी उच्च प्राधिकारी से की जा सकती है तो वो प्रधानमंत्री से की जा सकती है, न कि राष्ट्रपति से। जहां तक प्रधानमंत्री के निर्वाचन का संदर्भ है, संविधान में निश्चित रूप से दिया गया है कि उसका निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी है, तो राष्ट्रपति के लिए ये करना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे सत्ता में संघर्ष हो सकता है। जब दोनों निर्वाचित होंगे तो फिर दोनों कहेंगे हम तो जनता के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हमारा निर्वाचन जनता ने किया। तो संभावित संघर्ष को टालने के लिए जरूरी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसा प्रोफेसर शाह कह रहे हैं, उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस तरह से निर्वाचन तो क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री का हो रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, मेरे विचार से संविधान के मसौदे में हमने जो सुझाव रखे इस विषय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। हमने ये व्यवस्था की है कि प्रधान यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा, जिनका स्वयं वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन किया जाता है। वो कह रहे हैं, अरे भाई, जनता चुनकर जिन लोगों को भेजेगी वे लोग फिर राष्ट्रपति का चुनाव कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब। तो मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि क्या तर्क दिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण इसी प्रकार के वक्तव्य तो है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के संशोधन को स्वीकार जब नहीं किया तो इसके पीछे तर्क दिए, ये तर्क ही आपको बताए जा रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे, अब भाई बहुत बातचीत हो गई है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब भी अपना उद्बोधन दे चुके हैं, अब एक एक करके हम क्या करवाते हैं, हर संशोधन पर संविधान सभा की राय जान लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहला संशोधन श्री दामोदर स्वरूप सेठ के नाम से है, संविधान सभा इसको स्वीकार करती है क्या? तो संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया। दूसरा संशोधन प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से है, जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वयस्क नागरिकों के द्वारा, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, प्रोफेसर के.टी. शाह का संशोधन है कि वयस्क नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। आप मुझे बताओ वो संशोधन स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? यूट्यूब वाले, जूम वाले, दोनों से मेरा निवेदन है, जरा बता दीजिए मुझे कि प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा, प्रस्ताव रखा था कि वयस्क नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए, स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? मेरे मित्र लोग लिख रहे हैं स्वीकार हुआ, आशीष भाई लिख रहे हैं नहीं हुआ, अंशु जी लिख रहे हैं नहीं हुआ, रमेश जी लिख रहे हैं नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये कैसे कह दिया आपने नहीं हुआ, जबकि यहां तो लिखा हुआ है स्वीकार हुआ। ये देखिए, संशोधन स्वीकार किया गया, ये तो ये लिखा, गलत लिखा हुआ है, गलत छप गया। संशोधन क्या था? संघ के प्रत्येक अंगभूत भाग में भारत के प्रौढ़ नागरिकों द्वारा गूढ़ सलाहकार मत प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यह लिखा हुआ संशोधन स्वीकार किया गया, बिल्कुल गलत छपा हुआ है, यह संशोधन स्वीकार नहीं किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नया संशोधन आया मिस्टर करीमुद्दीन साहब के नाम। करीमुद्दीन साहब का संशोधन क्या था? द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा, यह संशोधन भी स्वीकार नहीं किया गया। देखिए, करीमुद्दीन साहब का संशोधन है वयस्क मताधिकार के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वो भी अस्वीकार। और वो जो प्रोफेसर के.टी. शाह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वरिष्ठ वयस्क नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो भी अस्वीकार। इसके बाद मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं कि यहां से इलेक्टेड शब्द निकाल दीजिए, संसद के सारे सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने चाहिए, इलेक्टेड शब्द निकाल दीजिए। यह संशोधन स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? यह संशोधन अस्वीकार हुआ, देख लीजिए, संशोधन अस्वीकार। फिर तजमुल हुसैन साहब का संशोधन भी
तजमुल हुसैन साहब का संशोधन था, द इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्यों द्वारा संशोधन किया जाए, यह संशोधन बिल्कुल स्वीकार हो गया और आज लिखा हुआ है कि संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। फिर इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन, जिसमें एक्सप्लेनेशन था, स्पष्टीकरण था किस बात का, कि जिन राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन है वहां केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन स्वीकार हुआ, यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब का एक और संशोधन था, वो संशोधन अस्वीकार कर लिया और इसके बाद में अनुच्छेद 43 संविधान का अंग बन गया और यही अनुच्छेद 43 आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के रूप में जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब आया अनुच्छेद 15। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 43 पे चर्चा करते करते अनुच्छेद 15 कहां से आ गया? जो आज भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 आपको दिखाई देता है वो मसौदा संविधान में अनुच्छेद 15 के रूप में था, उस पर चर्चा की जा रही थी। उस चर्चा को बीच में स्थगित करना पड़ा क्योंकि विवाद खड़ा हो गया। अनुच्छेद 21 में जो भाषा लिखी हुई है उस भाषा को आज जो लिखा हुआ है उस भाषा को लेकर संविधान सभा में पर्याप्त बहस देखने को हमको मिली थी, इसलिए उस चर्चा को थोड़े दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। आज वो वापस लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष, सभा की अनुमति से मैं एक स्थगित अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 15 को लेना चाहता हूं। इस अनुच्छेद पर गत 6 दिसंबर को विचार किया गया था और सभा की कार्यवाहियों की कॉपीज में जो मेरे समक्ष है यह विदित होता है कि सामान्य वाद विवाद इसके ऊपर समाप्त हो चुका था और मैंने डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया था। उस समय यह विचार रखा गया था कि किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयत्न किया जाए जिससे कि जिन लोगों ने संशोधन पेश किए उनको संतोष हो जाए। वर्तमान परिस्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, परंतु अब हम और अधिक नहीं ठहर सकते। डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप स्थिति को स्पष्ट करेंगे? यदि कोई समझौता नहीं हुआ है तो मैं आपसे उत्तर देने के लिए निवेदन करूंगा। अब डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि अनुच्छेद 15 के संदर्भ में और मेरे मित्र भार्गव कौन से भार्गव? ठाकुरदास भार्गव द्वारा विधि अनुसार प्रणाली के स्थान में उचित रीति शब्द रखने वाले संशोधन के संदर्भ में कुछ कठिन स्थिति में मैं हूं। जिस व्यक्ति ने पिछले वाद विवाद को सुना है उसके लिए यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस विषय पर प्रत्यक्षतः 2 दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण के अनुसार इस अनुच्छेद में विधि की उचित रीति पदावली होनी चाहिए, अन्यथा अनुच्छेद निषेधात्मक हो जाएगा। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि वर्तमान पदावली इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त है। मैं इस बात को स्पष्ट किया देता हूं कि उचित रीति पदावली का ठीक अर्थ क्या है। समुचित रीति पद को रखने का प्रश्न का संदर्भ इस प्रश्न से है कि प्रश्न से है कि संसद और न्यायाधीश में पारस्परिक संबंध क्या हो। संघीय संविधान में न्यायाधीश वर्ग को इस बात का निर्णय करने का सदैव अधिकार होता है कि संसद द्वारा पारित हुए किसी भी कानून की समीक्षा इस आधार पर कर सकते हैं कि वह कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, इस बात का अधिकार होता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात को रखते हुए ऐसा कह रहे हैं और फिर उसके बाद में वही हुआ जो आज भारत के संविधान में आपको दिखाई देता है। इसके बाद में उसके ऊपर संशोधन आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं संशोधन पर एक एक करके वोटिंग ले लेता हूं क्योंकि उस दिन कई सारे संशोधन रखे गए। अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अच्छा एक एक करके अब हम लोग इनके ऊपर मतदान करवा लेते हैं, संविधान सभा स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है यह अभी मालूम पड़ जाएगा। एक संशोधन है, संशोधन संख्या 523, किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा नियत कार्य प्रणाली को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। शब्दों के स्थान पर आप ये लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? विधि की उचित रीति के बिना किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए, यह शब्द रख दिया जाए। संशोधन को संविधान सभा ने अस्वीकार कर लिया। प्रॉब्लम सारी यह है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको लेकर प्रॉब्लम है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन 2 शब्दों को लेकर दिक्कत हुई थी उस दिन भी और इसी को लेकर चर्चा चल रही है और चर्चा के अंतर्गत संविधान सभा कई संशोधनों को अस्वीकार कर रही है। आप देखेंगे एक संशोधन यह था, विधि द्वारा नियत कार्य प्रणाली को छोड़कर अन्य शब्दों के स्थान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द रख दिया जाए, यह संशोधन भी अस्वीकार हो गया। फिर एसवी कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं कि मेरे संशोधन पर वोटिंग मत कराओ, मैं मेरा संशोधन
वापस लेता हूं, इस प्रकार से वो संशोधन भी वापस ले लिया। और इस प्रकार से अलग अलग संशोधन जो उस दिन मैंने बताए थे वो संविधान सभा द्वारा किस प्रकार से अस्वीकार किए जा रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके बाद में जैसा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15 रखा, वह अनुच्छेद 15 स्वीकार हो गया और वह अनुच्छेद 15 ही आज हम उसे अनुच्छेद 21 के रूप में जानते हैं। तो 13 दिसंबर 1948 को वर्तमान भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वो अनुच्छेद 15 के रूप में अस्तित्व में आए। याद रखिएगा, संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपको जीने का अधिकार देता है, जो कि हम सबको जीने का अधिकार देता है, वह अनुच्छेद 6 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में काफी चर्चा होने के बाद स्थगित हो गया था, लेकिन 13 दिसंबर 1948 को अनुच्छेद 15 स्वीकार हुआ और आज वह अनुच्छेद हमें अनुच्छेद 21 के रूप में दिखाई देता है, जो कि हमारे जीने के अधिकार से संबंधित है। और शायद आप ये भी जानते होंगे, इसी जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में 70 से ज्यादा और अन्य अनुच्छेदों को स्वीकार किया, ऐसा भी आप जानते होंगे। तो 13 दिसंबर की ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 44, 43 के बाद में अनुच्छेद 44। आप जानते हैं आज का जो अनुच्छेद 55 है, आज का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति से संबंधित है। यस, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेरे भाई नरपत भाई ऐसा कह रहे हैं, उसी अनुच्छेद पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। गजेंद्र भाई क्या कह रहे हैं, सर अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार की बात भी जुड़ी। अरे भाई गजेंद्र भाई, ये क्या कर रहे हो यार, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 21A है मेरे भाई, ऐसा मत करो। 2002 में जोड़ा गया, ऐसा मत करो। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित है, वो अनुच्छेद 44 के रूप में संविधान सभा में आ रहा है। क्या उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस चर्चा को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 55 क्या कहता है। इलेक्शन का मैनर क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान प्रणाली। 3 शब्द है टेक्निकल। एकल संक्रमणीय इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, आनुपातिक प्रोपोर्शनल, गुप्त यानी सीक्रेट। तीनों बातें ध्यान रखना। आनुपातिक का मतलब है जीतने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होते हैं। एकल संक्रमणीय का मतलब 2 होते हैं, मतदान वरीयता क्रम में किया जाता है और दूसरा अगर निश्चित अनुपात में मत प्राप्त नहीं हुए तो वोट दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गुप्त का मतलब होता है गुप्त, गुप्त का मतलब होता है गुप्त, यानी जो किसी को बताया नहीं जा सकता, दैट इज गुप्त। अभी मैंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान देखा, 25 नवंबर को हमारे यहाँ पर चुनाव थे, कई सारे लोग मोबाइल फोन लेकर बूथ के अंदर प्रवेश कर गए और साथ ही साथ न केवल प्रवेश कर गए बल्कि उन्होंने किसको वोट दिया उसका वीडियो भी बनाया और थोड़ी देर बाद में उसको सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। बिल्कुल गलत है। ये जो मतदान है इसकी गोपनीयता को भंग करने का प्रयास है। आप याद रखिएगा, ये आचार संहिता का उल्लंघन का मामला नहीं है, उससे भी ज्यादा घोर मामला है। ये मतदान की गोपनीयता भंग करने का मामला है, खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। यस, तो मतदान गोपनीय होना चाहिए भाई। अभी आज इन सारे शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। हाँ संदीप भाई, सर ये सब देखकर लग रहा है उन्होंने कितने वर्ष पहले भी इतनी अच्छी व्यवस्था करने में महापुरुषों ने कितनी दिमागी कसरत की होगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं भाई, बहुत जबरदस्त मेहनत की थी उन्होंने। और वो देखो कितनी, आप देखिए ना क्या प्रस्ताव रखा था। अभी 10 दिन पहले ही तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक सदस्य ने, तजमुल हुसैन साहब ने प्रस्ताव रखा था कि कोई व्यक्ति अपना नाम इस तरह का नहीं रखेगा, अपनी जाति का नाम अपने साथ में नहीं रखेगा, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके वो किस जाति या किस धर्म का है। और उन्होंने कहा था कि मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूं वो 100 साल आगे का है। आप जरा सोचिए, आप मेरा नाम देखकर मेरे बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जैसा मेरा नाम से हूं वैसा ही मैं हूं, ऐसा नहीं होता है। किसी के कपड़े देखकर उसके बारे में पता लगाते हैं कि वो किस धर्म का है। 100 साल पहले का प्रस्ताव 75 साल पहले तजमुल हुसैन साहब ने संविधान सभा में रख दिया। तो बड़े जबरदस्त लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बातें तो बताना चाह रहे हैं, संविधान के निर्माण की ये प्रक्रिया में आप लोगों की सहभागिता क्यों चाह रहे हैं, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि संविधान किन परिस्थितियों में बना और वो लोग कितने गजब के लोग थे, इन्होंने इतना आगे का सोच लिया। चलिए हम आगे चले, अब अनुच्छेद 44 पे चर्चा कर ले। चलिए अब हम अनुच्छेद 44 पे चर्चा करेंगे। आ रहे हैं संशोधन, कौन आ रहा है भाई संशोधन? सबसे पहला संशोधन डॉक्टर अंबेडकर का आ रहा है भाई।
संशोधन तो और भी कई थे, लेकिन जैसे 1072, 1073 पेश नहीं किया गया, 1071 निषेधात्मक रूप का था, उपाध्यक्ष महोदय ने रखने की परमिशन नहीं दी, 1074 को भी शाब्दिक होने के कारण रखने की परमिशन नहीं दी, 1075 डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, डॉक्टर अंबेडकर अपना संशोधन रख रहे हैं, जरा देखिएगा। अनुच्छेद 44 के खंड 2 के उपखंड ग में सच मेंबर्स जो शब्द लिखा हुआ है, मतलब होता है इन सदस्यों शब्दों के स्थान पर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये शब्द लिख दिए जाए। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो अनुच्छेद 55 में भी इसी तरह का शब्द लिखना पड़ेगा। सदस्य जहां लिखा हुआ निर्वाचित सदस्य शब्दावली लिखनी पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा तर्क देखिए। इस संशोधन के पक्ष में तर्क उपस्थित करने के पूर्व मैं आपकी अनुमति से इस अनुच्छेद के खंड 2 को 1 मिनट के लिए फिर से लेना चाहता हूं और इस खंड के उपखंड क और ख में जो योजना नियत की गई है उसकी थोड़ी सी मैं व्याख्या करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये दोनों मिलकर एक निर्वाचक निकाय बनाएंगे। अनुच्छेद 44 के उपखंड 1 में कहा गया कि जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की माप श्रेणी में एक रूपता हो। निर्वाचक निकाय के प्रत्येक सदस्यों को एक मतदान का अधिकार सौंपकर ये एक रूपता सरल विधि से की जा सकती थी, परंतु संसद के सदस्यों और उनके तथा जनसंख्या के अनुपात में असमानता होने के कारण, जो कि विभिन्न राज्यों में विद्यमान है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम अनुसूची के भाग 1 में उल्लिखित राज्यों के संदर्भ में अनुच्छेद 149(3) 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की माप श्रेणी नियत करता है। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं कि भाई हम इस प्रकार की प्रणाली क्यों लाना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि संसद के सदस्यों को दिए गए मत में एक रूपता लाने की 2 रीतियां हैं। एक यह है कि समस्त राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा जितने भी मत दिए जा सकते हैं उनकी समस्त संख्या में सब राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या का भाग दिया जाए और जितना भागफल आए उतने मत देने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को हो। दूसरी यह है कि समस्त राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा जितने भी मत दिए जा सकते हैं उनकी समस्त संख्या में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की समस्त संख्या का भाग दिया जाए। अब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जब संसद के सदस्य निर्वाचित और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जब भाग लेंगे तो वो जो भाग लेंगे तो उनके वोट की जो वैल्यू है वो किस तरह से निकाली जाएगी। साथ ही साथ विधानसभा का एक सदस्य राजस्थान का है और एक सदस्य यूपी का है, तो उनके मतों का मूल्य भी एक जैसा है, इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इसमें समस्या ये है कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, साथ ही साथ उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या भी अलग अलग है। इस प्रकार से वो बात बता रहे हैं और अलग अलग होने के कारण उनके मतों का मूल्य भी अलग अलग आएगा। जैसा आप जानते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा का एक सदस्य अगर वोट देना चाहेगा तो उसके वोट का मूल्य कितना होता है, बताओ भाई। संगीता जी, रमेश कुमार जी, दुर्गा जी, भरत सिंह जी, नरपत जी, राम गोपाल जी, रुचि जी, अंशु जी, गजेंद्र जी, रोमा जी, खेमाराम जी, अशोक जी, बेबी जी, नीतीश कुमार, हाँ भाई 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 विराट भाई ने बता दिया। विराट भाई अभी आजकल बहुत चल रहे हैं। 129 राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा का एक सदस्य अगर वोट देगा तो उसका वोट का मूल्य 129 है। ये इसी के बारे में चर्चा चल रही है और अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, आप ऐसा जानते हैं अच्छी तरह से। इसके पीछे कारण क्या है वो भी मैंने बता दिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब भी उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि भाई अलग अलग राज्यों की जनसंख्या और विधानसभा सदस्य संख्या अलग अलग है। अब देखिए उपाध्यक्ष महोदय दूसरा संशोधन के लिए नाम पुकारते हैं। 1076 को मैं पेश करने की आज्ञा नहीं देता हूं क्योंकि यह शाब्दिक संशोधन है। इसके बाद में महावीर त्यागी जी का नाम पुकारा जाता है जिनके नाम से 1077 है। महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं, श्रीमान 1077 की बजाय 1078 पेश करने की अनुमति दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा ओके ठीक है 1078 पेश करो। तो महावीर त्यागी जी 1078 जो संशोधन संख्या वो पेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, The election of the president shall be held by secret ballot and in accordance with the system of majority preferential voting by the single alternative vote। हिंदी में है राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर बहुमत श्रेयदायक मतदान की पद्धति के अनुसार गूढ़ सलाका द्वारा किया जाएगा।
इसके पीछे वो तर्क क्या दे रहे हैं जरा देख लीजिएगा। श्रीमान, एकल संक्रमणीय पद के आधार पर बहुमत श्रेयदायक मतदान की पद्धति उस रीति का नाम है जिसका इस अनुच्छेद में विचार प्रस्तुत किया गया है। नियम यह है कि एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग उन निर्वाचनों में होता है जिनमें निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा कई सदस्यों का निर्वाचन होता है और निर्वाचकों में से अपनी संख्या के अनुपात अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष अधिकार होता है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का नाम है प्रोपोर्शनल और इसके बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि आनुपातिक पद्धति जो है वो वहां अपनाई जाती है जहां पर एक से अधिक लोग चुने जाते हैं। 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग चुने जाते हैं और इसके पीछे तर्क यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनको भी अपना समुचित प्रतिनिधित्व उसके अंतर्गत हो सके। फिर वो कह रहे हैं कि जब हमारे यहां पर राष्ट्रपति तो एक ही व्यक्ति चुना जाना है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की पद्धति क्यों? अक्सर मुझसे विद्यार्थी जो है वो प्रश्न पूछते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये कहा गया कि आयरलैंड में राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। मेरा निवेदन है कि अन्यत्र जो कुछ होता है उसको वेद वाक्य के प्रमाण के समान नहीं मानना चाहिए, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। इस संशोधन से ही सभा यह समझ गई होगी कि जबकि एक पद के लिए एक व्यक्ति का निर्वाचन होता है और केवल एक ही रिक्त पद है जिसकी पूर्ति की जाएगी, तो अल्पसंख्यक वर्गों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। यही आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। एक व्यक्ति में उनका क्या अनुपात हो सकता है? वह व्यक्ति तो किसी एक दल का होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए एक राष्ट्रपति में अल्पसंख्यक वर्गों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है जब तक कि निर्वाचन क्षेत्रों में से कई सदस्य न चुने जाए, जब तक अनुपात का प्रश्न ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं अनुपातिक आप कैसे कह सकते हो इसको पद्धति को? आनुपातिक तो उसको कहते हैं ना जहां पर 2 से ज्यादा लोग चुनकर आते हैं। आप इसको अनुपातिक कैसे कह रहे हो? जब चुना ही एक जाएगा तो इसमें अनुपातिक कैसे होगा? किसका अनुपात हुआ कि इस दल का इतना अनुपात? राष्ट्रपति जी में ऐसा है क्या? 50% तो इस पार्टी का अनुपात है, 20% इस पार्टी का अनुपात है, 10% उसका अनुपात है, ऐसा होता है क्या? ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो फिर आपने इसका अनुपातिक क्यों रखा है? प्रश्न बड़ा वाजिब है। फिर वो कह रहे हैं अतः यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है क्योंकि वह रिप्रेजेंटेटिव है। संभव है कि कोई आलोचक कोष देखे, परंतु साधारण वार्तालाप में एक प्रतिनिधि को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। यदि एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति है तब उसको रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक को रिप्रेजेंटेशन नहीं कहा जा सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? महावीर त्यागी जी। इसके बाद में पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र उनसे प्रश्न पूछते हैं, बहुमत श्रेयदायक पद्धति क्या है ये भी तो बता दो। उन्होंने ये कहा ना, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि मेजॉरिटी प्रेफरेंशियल वोटिंग। तो इन्होंने पूछा भाई ये होती क्या, ये तो बताओ। तो महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं? मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं नहीं, महावीर त्यागी जी ने ये कहा था। अब ये मत सोच ला मैं कह रहा हूं, ये महावीर त्यागी जी ने कहा। मैं तो खुद उसी पर आ रहा हूं। एक व्यक्ति का निर्वाचन करने वाला निर्वाचन क्षेत्र ना तो अनुपाती है क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग को एक स्थान देने में से कोई अनुपात मिल ही नहीं सकता, वाह। और न वह प्रतिनिधियात्मक है क्योंकि प्रतिनिधियात्मक से सदैव कुछ व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का आभास होता है, ना कि अकेले एक व्यक्ति से। अतः ना तो यह अनुपाती है और ना ये प्रतिनिधियात्मक है और ना ये एकल संक्रमणीय पद्धति है। लो कर लो बात। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि ना तो ये एकल संक्रमणीय है, ना ये अनुपातिक है और ना ये प्रतिनिधित्व है। तीनों शब्दों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। किन्होंने? महावीर त्यागी जी ने। कैसे किया अभी देखते हैं। अब चाय पी ली है, तब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। महावीर त्यागी जी को देखिएगा। वो कह रहे हैं संक्रमण मत से उस मत का अर्थ है जिसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उस रीति से किया जा सके जिसका वर्णन एकल संक्रमणीय पद्धति में किया गया। वो कह रहा आप ट्रांसफरेबल इसको कैसे कह रहे हो? ट्रांसफरेबल तो उससे कहते हैं कि जिसमें एक व्यक्ति के वोट दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको ट्रांसफरेबल कहते हैं। एक उम्मीदवार के मतों का शेष भाग उसके निर्वाचन के पश्चात दूसरे उम्मीदवार को दे दिया जाता है। यहां शेष मतों के संक्रमण करने का प्रश्न नहीं होता है। यहां शेष मत ट्रांसफर हो गई नहीं
केवल एक ही उम्मीदवार है, समस्त मतदान वैकल्पिक होगा। अतः यदि एक उम्मीदवार हार जाता है और उसका नाम हटा दिया जाता है तो हारे हुए उम्मीदवार के नाम से आए हुए मत का परिवर्तन हो जाता है। मतदाता के प्रथम विकल्प के स्थान में उसका मत द्वितीय विकल्प के लिए हो जाता है। अतः यह पद्धति अनुपाती कही जाती है, पर वास्तव में अनुपाती है ही नहीं, न ये प्रतिनिधियात्मक है, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, न यह सिंगल वोट है। जिस रूप में यह है वो इस प्रकार से महावीर त्यागी जी अपने पक्ष में तर्क देते हुए बात को रख रहे हैं। इसके बाद में महावीर त्यागी जी और क्या बात कर रहे हैं जरा देखिएगा। यहां यह भी नहीं बताया गया कि मतदाता के जितने मत हैं वे सब केवल एक ही उम्मीदवार को दिए जाएंगे। इस खंड के वर्तमान रूप के प्रभाव पर मैं माननीय डॉक्टर अंबेडकर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के कुछ मत होंगे जो भिन्न भिन्न विधान मंडलों में भिन्न भिन्न होंगे। मुझे बहुत दुख है कि माननीय डॉक्टर अंबेडकर इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो उपाध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को कह रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर, श्री त्यागी कुछ बातों की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। फिर महावीर त्यागी वापस बोल रहे हैं, मैं एक बात की और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्रांत और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों की संख्या लगभग 3300 होगी। और इसी बीच एस नागपा जी क्या कह रहे हैं, श्रीमान, एक माननीय सदस्य क्या दूसरे माननीय सदस्य को संबोधित कर सकता है? उन्हें अध्यक्ष को संबोधित करना चाहिए। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, मैं अध्यक्ष को ही संबोधित कर रहा हूं, मैं तो माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। और माननीय सदस्य कौन? डॉक्टर अंबेडकर। उपाध्यक्ष महोदय फिर बोलते हैं, नागपा जी आप अपनी सीट पर बैठ जाओ। और महावीर त्यागी जी फिर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि भाई ये इस पद्धति में क्या क्या दिक्कतें हैं और इसको आप एकल संक्रमणीय नहीं कह सकते। इसके बाद में आती है बेगम अयाज रसूल। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की 15 महिला सदस्य में बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम सदस्य हैं। मुस्लिम लीग से चुनाव जीत कर आई है। बेगम अयाज रसूल संविधान निर्माण में कई जगह पर आपको अपने तर्क देते हुए दिखाई देंगे, कई प्रकार के प्रस्ताव रखते हुए दिखाई देंगे। बेगम अयाज रसूल राष्ट्रपति का ये जो निर्वाचन की पद्धति जो कि अनुच्छेद 44 के रूप में आज रखी जा रही है, जो कि भारतीय संविधान का आज वर्तमान का जो अनुच्छेद है 55 है, उसमें विभिन्न प्रकार के संशोधनों के संदर्भ में चर्चा हो रही है। बेगम अयाज रसूल आज क्या कह रही है जरा देखिएगा। वो कह रही है, मेरा प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 44 के खंड 3 में अकॉर्डेंस विथ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व रीति के अनुसार शब्दों को निकाल दिया जाए। क्यों? जरा देखिएगा। मेरे तर्क न्यूनाधिक रूप में पूर्व वक्ता के भाषण में आ गए हैं। वैसे तो जिस उद्देश्य से मैं ये संशोधन पेश करती हूं वह यह है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पहली शर्त यह है कि निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय निर्वाचन वाला हो। वो कह रहे हैं, साहब, अनुपातिक निर्वाचन पद्धति तो वहां होती है जहां पर सदस्य एक से ज्यादा चुने जाते हैं, 2 चुने जाते हैं, 3, 4, 5 चुने जाते हैं। जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, आपके यहां तो राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति चुना जाएगा। तो फिर आपने इसका नाम अनुपातिक क्यों दे दिया? यदि केवल एक ही व्यक्ति का निर्वाचन, मैंने अंडरलाइन किया है, यदि केवल एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। और इस विषय को श्री त्यागी ने अच्छी तरह से स्पष्ट भी कर दिया। इन तर्कों को मैं वापस दोहराकर संविधान सभा का समय नहीं लेना चाहती। शायद यह समझा गया कि इस निर्वाचन में एकल संक्रमणीय पद्धति लाभदायक होगी, क्योंकि इससे उससे आशय यह लिया होगा कि जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलेंगे उसको अलग कर दिया जाएगा। मैं उस निर्वाचक क्षेत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण दूंगी जो बहुसदस्य है। अब जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसका वो एग्जाम्पल देते हुए रखना चाहती है। फिर वो कह रही है, अल्पसंख्यक वर्ग जिस प्रकार से बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र में अपना उम्मीदवार भेज सकता था, उस प्रकार से इस निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें केवल एक ही सदस्य चुनाया जाएगा नहीं भेजा जाएगा। अरे प्रोपोर्शनल मेथड वहां अपनाया जाता है जहां अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। अरे जब आप एक ही सदस्य को चुन रहे हो, एक ही व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनेगा, तो फिर इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको यहां से हटा दिया जाए। बेगम अयाज रसूल संविधान सभा में ऐसा प्रस्ताव रख रही है। फिर आते हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान, संशोधन संख्या 1083 के स्थान में सूची 1 चतुर्थ सप्ताह के संशोधन संख्या 25 को पेश करने का प्रस्ताव रखता हूं, क्योंकि यह संशोधन डॉक्टर अंबेडकर को मान्य। मैं प्रस्ताव रखता हूं, क्या रखता हूं, एक्सप्लेनेशन के बारे में है, ऐसा वो सुझाव दे रहे हैं। वो जनसंख्या, आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में
एक जो निर्वाचक होता है, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या विधानसभा का जो सदस्य जो वोट देता है, उसके वोट का एक मूल्य निकाला जाता है। आपको मालूम है ना, जैसा थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि राजस्थान के विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य 129 के बराबर है। तो आप जरा मुझे बताओ तो भाई, आप मुझे बताओ कि ये मतदाता का जो आपने एक मूल्य निकाला है, एक निर्वाचक के मत का मूल्य जो निकाला, उसमें जनसंख्या कौन सी है? उसमें जनसंख्या कौन सी है? विराट भाई ने बताया जनसंख्या 1971 की है। बहुत खूब। तो यहां इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है कि जनसंख्या कौन सी होगी। आज के दिन संविधान के इस अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है कि जनसंख्या 1971 की होगी। तो वहां पर इस विषय को लेकर बहस हुई कि ये जो पॉपुलेशन जो लिखा हुआ है, कौन सी पॉपुलेशन मानी जाएगी, इसको लेकर बहस चल रही है। तो वो एक संशोधन लेकर आए। वो क्या लेकर आए? इस अनुच्छेद में जनसंख्या से अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेरित है, जिसके अंक प्रकाशित हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि साहब मेरा संशोधन यह है कि ऐसी जनसंख्या जिसके आंकड़े प्रकाशित हो गए वो जनसंख्या मानी जाएगी, इस प्रकार की शब्दावली लिख दी जाए। फिर वो क्या कह रहे हैं? इस संशोधन में संशोधन संख्या 1081 और 1083 के आशय आ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1081 यानी 1081 में व्याख्या के प्रथम भाग को हटाने का विचार रखा गया। वो ऐसी बात कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की जनसंख्या के बारे में भी चर्चा संविधान सभा में हुई कि जनसंख्या कौन सी मानी जाएगी और जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित होने का क्या मतलब होगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। गजेंद्र भाई कह रहे हैं कि अब 2021 की जनसंख्या अनुसार नहीं होगी क्या? गजेंद्र भाई पहले तो बताओ, 2021 की जनसंख्या जनगणना हो गई क्या? 2021 में जनगणना हो गई क्या? 2021 में जनगणना अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। 2023 लगभग समाप्त होने पर जा रहा है, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में शायद शुरू हो जाए, लेकिन 2024 में जिस तरह से हमारे लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक नई सरकार बनेगी, मुझे लगता है कि उसी के बाद जनगणना के संदर्भ में कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो 2024 में अगर आप कदम बढ़ाना चाहोगे तो 2025 के एंड तक मुझे लग रहा है कि जनगणना के आंकड़े हमारे सामने आएंगे। अभी आज का जो भारत का संविधान है वो अनुच्छेद 55 में 1971 की जो जनसंख्या लिखी है वो 2026 तक के लिए है। आप जानते हैं जितना भी हमारे यहाँ पर परिसीमन वगैरह सब जो हो रखा है वो 2026 तक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 से पहले पहले जनसंख्या के नए आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होगा कि 1971 की जनसंख्या रखेंगे या जैसा मेरा भाई प्रश्न पूछता है कि 2021 की रखेंगे। ये थोड़ा सा आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मोदी जी है और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। पहले 1971 की जनसंख्या लिखी हुई थी और वो 2026 तक उसको खींच दिया गया। अब 2026 में कौन सी 2011 की जनसंख्या मानी जाए या 2021 की जनसंख्या मानी जाए, ये तो देखने वाला वक्त ही बता पाएगा। वक्त के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई इस पर अब वाद विवाद करते हैं, सामान्य वाद विवाद करते हैं। प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष सर, इस खंड को पूर्णतः निकालने के लिए मैंने एक संशोधन भेजा था जो कि स्पष्टतया नियम विरुद्ध था, अतः उसको नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया। उस संशोधन को पेश करने से मेरा इस बात की और संकेत करने का उद्देश्य था कि यह पूरा अनुच्छेद केवल एक बड़ी जटिल तथा किसी राज्य को ठीक ठीक कितने मतों का अधिकार होगा इस संदर्भ में भयंकर झगड़ों की संभावना उत्पन्न करने वाले एक तंत्र की स्थापना नहीं करता, वरन इस अनुच्छेद से उस मूल प्रयोजन का भी खंडन हो जाएगा जिसके लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का विचार रखा गया था। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस उद्देश्य से रखा गया कि विधानमंडल में राजनीतिक विचारधारा के समस्त रूपों, समस्त भिन्न भिन्न हितों और देश के समस्त विभिन्न मतों का प्रतिबिंब हो, पर शर्त यह है कि वे एक नियत संख्या में अपना समुदाय बना सके, चाहे वह संख्या 50,000 हो अथवा 1,00,000 हो अथवा उतनी हो जितनी विधानसभा अथवा ऐसी ही बड़ी संस्थाओं में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पर्याप्त समझी जाए। अतः मैं निवेदन करता हूं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वहां उपयुक्त नहीं होता है कि जहां निर्वाचन का मुखिया
जहां निर्वाचन प्रशासन मुखिया का हो और जहां की केवल एक ही व्यक्ति का निर्वाचन होता हो। अब कुल मिलाकर बहस इस बात को लेकर चल रही है कि भाई जब एक ही व्यक्ति चुना जाना है तो आप इस प्रकार की पद्धति को क्यों अपना रहे हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उम्मीदवारों को लाकर, बहुत से उम्मीदवारों को लाकर इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक आधार पर क्रियान्वित कर सकते हैं और श्रेय क्रम के अनुसार एक उम्मीदवार के मतों को दूसरे उम्मीदवार के लिए ट्रांसफर हो जाता है। इसका कुछ ऐसा प्रभाव होगा कि आपका अंतिम रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति वह हो सकता है जो मान लीजिए प्रथम स्थिति में 1/3 सदस्यों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि था, द्वितीय स्थिति में दशांश सदस्यों द्वारा, और यदि 3 ही उम्मीदवार है तो तृतीय स्थिति में द्वादशांश सदस्यों द्वारा चुना गया था। इस प्रकार से वह अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि हुआ, न कि बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन? प्रोफेसर केटी साहा। ठीक है, फिर वो आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बंबई यूनिवर्सिटी में मुझे क्या अनुभव प्राप्त हुआ। बंबई विश्वविद्यालय में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मुझे कुछ अनुभव हुआ है और मुझे यह विदित हुआ है कि यहां तक कि 9, 10, 12 और 15 तक की निम्न श्रेणियों को गिना गया। क्या आप अपने राष्ट्रपति को संक्रमण द्वारा निर्वाचित करना चाहते हैं? संक्रमण मतलब ट्रांसफरेबल द्वारा निर्वाचित करना चाहते हैं, जिससे कि किसी दल के 15वें विकल्प तक को अंत में सफलता मिल सके और राष्ट्रपति का अंततः निर्वाचन हो जाए। वह प्रथम स्थिति में बहुमत का भी प्रतिनिधि नहीं होगा। इस प्रकार से वो कह रहा है कि इस पद्धति से हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है और ऐसी देश का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसको पसंद करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा प्रोफेसर केटी साह अपने तर्क के अंतर्गत कह रहे हैं। इसके बाद वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और एग्जाम्पल देने के बाद में अब आ रहे हैं एवी ठक्कर साहब, जो कि काठियावाड़ के संयुक्त राज्य सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर नहीं बोलना चाहता हूं, पर अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के विषय पर बोलना चाहता हूं। आपने ये जो लिखा ना कि अंतिम जो जनगणना की गई है, इस विषय पर अब मैं बोलना चाहता हूं। तो क्या कह रहे हैं ठक्कर साहब? ये विख्यात है कि 1941 की जनसंख्या के आधार पर 1941 की जनगणना के पश्चात देश की जनसंख्या में विशेषकर कुछ प्रांतों की जनगणना में भारी परिवर्तन हो गए। अब देखिए, आप जानते हैं कि आपने लिखा कि पूर्ववर्ती जनगणना, जो भी लेटेस्ट जो जनगणना की गई है वो हम यहां पर काउंट करेंगे। तो ठक्कर साहब कह रहे हैं कि साहब 1941 में जो जनसंख्या या जो जनगणना हुई और आज 1948 चल रहा है, उसमें बड़ा रात दिन का फर्क आ गया है। आप जानते हैं भारत का विभाजन हुआ, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, पंजाब का एक भाग पाकिस्तान में चला गया, बंगाल का एक भाग पाकिस्तान में चला गया, वहां से भी उठकर बहुत सारे लोग इधर आए। तो जनगणना तो 1941 की हुई, लेकिन अभी तो बहुत सारे जनसंख्या का परिवर्तन आ गया। अभी आप राष्ट्रपति का जब चुनाव कराओगे तो 1941 की जनसंख्या के आधार पर करवा दोगे, तो जनसंख्या तो 1941 की काउंट कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जनसंख्या में तो रात दिन का फर्क आ गया कुछ राज्यों में। ऐसा ठक्कर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 1941 की जनगणना के पश्चात देश की जनसंख्या में विशेषकर कुछ प्रांतों की जनगणना में भारी परिवर्तन हो गए। मैं इस संदर्भ में पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल का उल्लेख कर सकता हूं। मैं संयुक्त प्रांत और बंबई में जो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं। इन प्रांतों में हिंदू, सिख और अन्य लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं और इन 4 प्रांतों की सामान्य जनसंख्या बहुत कुछ बढ़ गई है। साथ ही साथ मुसलमानों की एक बड़ी संख्या इन चारों प्रांतों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। अतः 1941 की जनगणना इन चारों प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या का ठीक ठीक नहीं करती। आप इस अनुच्छेद में लिख रहे हो कि जो भी जनसंख्या है, पूर्ववर्ती जो जनसंख्या है वो मानी जाएगी। अरे पूर्ववर्ती जनसंख्या तो 1941 की है, और 1941 की जनसंख्या के आंकड़े कुछ अलग है और 1948 में जनसंख्या के आंकड़े में रात दिन का फर्क आ गया, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ, बहुत सारी जनसंख्या इधर से उधर हो गई। तो वो कह रहे कि ये ठीक बात नहीं है। फिर वो क्या कह रहे? मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि विवेकपूर्ण देखा जाए तो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना अर्थात 1941 की जनगणना का बहुत कम मूल्य है। अतः सरकार को या तो विशिष्ट रूप से इस संविधान के प्रयोजनार्थ समस्त देश की जनगणना कराने का प्रबंधन करना चाहिए या इन 4 प्रांतों की नवीन जनगणना कराने का शीघ्र प्रबंधन करना चाहिए। अब ठक्कर साहब कह रहे कि अगर आप ऐसा ही प्रावधान करना चाह रहे तो मेरा एक निवेदन है, और मेरा एक नहीं मेरे 2 निवेदन है। पहला निवेदन तो यह कि आप राष्ट्रपति का चुनाव कराना चाहते हो तो तुरंत नई जनगणना कराओ। अगर आप नहीं करा सकते तो जो 4 प्रांत मैं कह रहा हूं उसमें जनगणना कराओ। वो ऐसा कह रहे हैं। पंजाब में,
बंबई में, बंगाल में वापस गणना कराओ, तभी सही आंकड़े आ पाएंगे, ऐसा ठक्कर साहब कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, यह भी सुझाव रखा जा सकता है कि 1951 की जनगणना एक वर्ष पूर्व करा ली जाए। गजब की बात कही है। 13 दिसंबर 1948 को वो कह रहे हैं कि आप एक काम करो, अगर ये नहीं कर रहे दोनों ना, तो आप एक काम करो, 1951 में वापस जनगणना होगी, तो आप 1951 का वेट क्यों करते हो, 1950 में जनगणना करवा लो, 1950 में जनगणना करवा लो, इससे क्या हमारे पास नए आंकड़े आ जाएंगे और उस जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना, ऐसा ठक्कर साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं या उन 4 प्रांतों की विशेष रूप से जनगणना की जाए जिनका मैंने जिक्र किया है, और इस जनगणना के आधार पर इन प्रांतों में स्थानों की संख्या नियत की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कुछ समुदायों के साथ अन्याय होगा। मैं पंजाब की अनुसूचित जातियों का उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिमी पंजाब में बसने वाले इन लोगों की एक बड़ी संख्या पूर्वी पंजाब में आ गई है और इसके फलस्वरूप वहां उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से परिवर्तन हुए देश के विभाजन के फलस्वरूप। इसके बाद में आते हैं रोहिणी कुमार चौधरी जी। उपसभापति जी, आज इस विधानसभा की 4थी बैठक के अंतिम दिन में मैं अपना बयान हिंदी में बोलना करना चाहता हूं। अब रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे सर आज मेरी इच्छा है कि मैं हिंदी में बोलूं, क्योंकि ठक्कर साहब ने भी हिंदी में बोला तो मैं भी हिंदी में बोलूं, और फिर वो हिंदी के पक्ष में कुछ बातें बोल रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अरे आप अनुच्छेद 44 पर बोले, विषय से हट मत जाइए। अभी हिंदी में बोलना नहीं बोलना, हिंदी के पक्ष में तर्क देना, यहाँ ये विषय नहीं है, अभी अनुच्छेद 44 पे चर्चा चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं क्या आप अनुच्छेद 44 पे बोल रहे हैं अथवा किसी अन्य विषय पर? तो रोहिणी कुमार चौधरी कह रहे हैं तो आसाम का होते हुए भी मैं ऐसा कर नहीं सकता क्या? वो कह रहे मैं आसाम का हूं तो भी मैं हिंदी बोलूंगा, ऐसा वो कह रहे। मैं हिंदी में भी बोल सकूंगा। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे कृपा करके अपने समय का सदुपयोग कीजिए, आपको जो विषय दिया गया उस पर अपनी बात को रखिए। रोहिणी कुमार चौधरी जी, मैं माननीय मित्र श्री ठक्कर बप्पा ने अपने भाषण संयुक्त प्रांत और पंजाब का जो उल्लेख किया था वे आसाम को भूल गए, और उनका आसाम में भी तो यह दिक्कत है, जनसंख्या की जो समस्या है वो आसाम में भी तो है, आसाम में भी तो जनसंख्या इधर से उधर हुई है, ऐसा रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं। और इसके बाद में वो बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं कितनी जनसंख्या क्या हुई। फिर पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र आ रहे। उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 44 जिस पर हम इस समय विचार कर रहे हैं इस बात की व्यवस्था करता है कि जहां तक व्यवहार्य हो, प्रैक्टिकली हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या का आधार पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की माप श्रेणी में एक रूपता होनी चाहिए। अतः यह अनुच्छेद हितकारी सा प्रतीत होता है और इस संविधान को क्रियान्वित करने के लिए एक दृढ़ आधार का निर्माण करता है। इस अनुच्छेद आनुषंगिक रूप से भारतीय संघ के प्रदेशों के विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था करता है, ऐसा लक्ष्मीकांत जी मैत्र कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर चर्चा ये चल रही है कि यहां पर जनसंख्या कौन सी रखी जानी चाहिए, और समस्या ये आ रही है कि भारत के विभाजन के फलस्वरूप कुछ राज्यों की जनसंख्या में परिवर्तन आ गया है, कुछ राज्यों से लोग चले गए हैं तो कुछ राज्यों में लोग आ गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अलग अलग लोग कह रहे हैं। ठक्कर साहब ने भी कहा, रोहिणी कुमार चौधरी जी ने भी कहा, और इसके बाद में लक्ष्मीकांत मैत्र जी ने भी कहा। कई सारे सुझाव दिए गए जनसंख्या का आधार वर्ष के संदर्भ में। कुछ लोग कह रहे हैं 1951 से पहले करवा लो जनगणना, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन राज्यों में जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है उन राज्यों की विशेष जनगणना करवा दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं राष्ट्रपति चुनाव के हिसाब से वापस जनगणना करा लो। बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही है। फिर वो कह रहे हैं श्रीमान, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस संशोधन का अपने पूरे मन से समर्थन करता हूं। मुझे ये विश्वास नहीं है कि जिस रूप में यह संशोधन है उस रूप में वह किसी भी प्रकार से स्थिति में सुधार करता है। खैर, सारा मामला सभा पर छोड़ा जाता है, और यदि सभा यह समझती है कि मिस्टर नजरुद्दीन अहमद के संशोधन से इन बातों में सुधार हो जाएगा तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इससे कोई सुधार नहीं होगा। अब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? मेरे पास सभा के 4 गणमान्य सदस्यों की पर्चियां हैं। जहां तक मैं अनुमान कर सका हूं प्रसंग एक विशेष संशोधन से ही संबंधित है, और मेरा यह विश्वास है कि संशोधन पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा सकता है। चूंकि यदि माननीय सदस्य भाषण देने के अधिकार पर आग्रह करेंगे तो मैं उनको एक एक करके बुलाने के लिए तैयार हूं, ऐसा वो कहते हैं। इसके बाद में हसरत मोहानी जी आते हैं। हसरत मोहानी जी आ गए हैं भैया। क्या कह रहे हैं हसरत मोहानी जी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां पर इस अनुच्छेद में तथा निर्वाचन प्रणाली से संबंध जिन अन्य धाराओं को हमने स्वीकार कर लिया है उनमें जो एक बड़ा भारी दोष है उसे बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, और वह यह है कि भारत में तथा अन्य देशों में जो सामान्य प्रणाली बरती जाती है
वह यह है कि यदि एक ही उम्मीदवार है और एक ही स्थान है तो उस उम्मीदवार का स्वतः ही निर्वाचन हो जाता है। मैं समझता हूं कि हमारी निर्वाचन पद्धति में यह एक बड़ा भारी दोष है। और जब एक पोस्ट है और उम्मीदवार एक ही है तो हमको चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे चुनाव को क्या कहते हैं? एक पोस्ट है और एक ही उम्मीदवार है, वहां चुनाव नहीं करवाए जाते हैं, वहां चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। तो ऐसे चुनाव को जो चुना जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ भाई, उस चुनाव को क्या कहते हैं? निर्विरोध। यस, निर्विरोध। अब हसरत मोहानी जी क्या कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमारी निर्वाचन पद्धति में यह एक भारी दोष है। अगर उम्मीदवार एक ही है तो भी निर्वाचन होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति अन्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के नाम कपट से कटवा ले। अरे भाई, उम्मीदवार तो 10-12 थे, लेकिन 9 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट करवा दे और खुद अकेले रह जाए और फिर चुनाव जीत जाए। तो वो कह रहे, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अन्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के नाम कपट से कटवा ले, पर निर्वाचन में निर्वाचक गण बहुमत से उसका विरोध करे, फिर वह निर्वाचन इस आधार पर नहीं होगा कि एक उम्मीदवार है या एक ही स्थान है। मैं ये कहूंगा कि इस संविधान में एक भी संशोधन नहीं रखा गया है, क्योंकि आरंभ से ही मेरे ये विचार रहे कि सारा का सारा संविधान मूर्खतापूर्ण है। मैं उसके प्राधिकार को स्वीकार नहीं करता हूं, इस संविधान सभा को सूक्ष्म नहीं समझता हूं, और इसी कारण मैंने कोई भी संशोधन नहीं रखा। लो, हसरत मोहानी जी तो ये बात कह देते हैं भाई, गजब। मैं केवल एक सुझाव रखता हूं कि इस दोष का निवारण करने के लिए माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा उनकी समिति को कुछ ना कुछ करना चाहिए और उसी मार्ग को ग्रहण करना चाहिए जो रूस में ग्रहण किया गया है। वहां एक अभ्यर्थी होने पर भी यह मालूम करने के लिए निर्वाचन किया जाता है कि कहीं बहुमत उसका विरोध तो नहीं करता है। अरे वाह, कि अगर एक उम्मीदवार खड़ा है तो भी चुनाव होने चाहिए, उसको निर्विरोध घोषित नहीं किया जाना चाहिए, चुनाव तो होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुमत उसका विरोध करता हो। वोट देने कुछ लोग आए ही नहीं, बहुत सारे लोग आए ही नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अकेला आदमी खड़ा है, उसका विरोध हो रहा है। ऐसा हसरत मोहानी जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा रशिया में होता है। वो कह रहे हैं कि रशिया में क्या होता है, वहां एक अभ्यर्थी के होने पर भी यह मालूम करने के लिए निर्वाचन किया जाता है कि कहीं बहुमत उसका विरोध तो नहीं करता, यह मानते हुए भी कि उस व्यक्ति का विरोध यथेष्ट सदस्यों द्वारा नहीं होगा। मैं समझता हूं उसको स्वतः ही निर्वाचित मान लेने से हम ठीक काम नहीं करते। अरे निर्विरोध निर्वाचित मत करो, अगर अकेला खड़ा है तो भी वोटिंग करवाओ, क्या पता बहुमत उसका विरोध करे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे नहीं भाई, जो पद्धति मैंने अपना रखी है उसी पद्धति से मैं बोलने का आज्ञा दूंगा। सिब्बल लाल सक्सेना जी बोलेंगे। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष श्रीमान, मैं सभा का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी ने किया था। यहां हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि इस खंड में कुछ त्रुटि है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, पर यहां प्रत्येक सदस्यों को एक से अधिक मत मिलेंगे और उसकी गणना एक पूर्ण अथवा जटिल विधि के अनुसार होगी, और मैं नहीं समझता कि ऐसी दशा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। मैं समझता हूं श्री त्यागी ने ठीक ही कहा है कि प्रथम दशा में राष्ट्रपति को निर्वाचित केवल कम मत पाने वाले अभ्यर्थियों को गिनती से छोड़ते चले जाने से ही हो सकेगा। मतदान होना चाहिए और जिस व्यक्ति को सबसे कम मिले उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात शेष उम्मीदवारों के लिए फिर मतदान किया जाए और सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार की उपेक्षा की जाए। इस प्रकार बचे हुए 2 उम्मीदवारों में से जिस व्यक्ति को अधिक मत प्राप्त होंगे उसका निर्वाचन हो जाएगा। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी त्यागी जी से सहमत होते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं, अरे कहां गए, इसके बाद में आ रहे हैं आर.के. सिद्धवा जी। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद का 2 बातों से महत्वपूर्ण संबंध है। पहली बात, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंध है, और दूसरी बात जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित है। ऐसी वो बात रख रहे हैं। एक फीडबैक लिंक शेयर कर दिया भाई, क्यों पूछ रहे हैं? फीडबैक लिंक शेयर कर रखा है, फीडबैक का जवाब दे दीजिए, सही जवाब दे देना, बस इतना ही निवेदन है मेरा। आगे कह रहे हैं आर.के. सिद्धवा साहब, श्रीमान मेरा विचार है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जिसका प्रचलन किया गया है सर्वोत्तम प्रणालियों में से है,
किसी उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए यह प्रणाली मतदाता को प्रथम, द्वितीय और तृतीय विकल्प का अधिकार देती है। परंतु एक बात है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वही संतोषजनक रूप में क्रियान्वित होगी जहां एक स्थान से अधिक का चयन होता हो। जहां पर एक व्यक्ति का चयन होता है वहां एकल संक्रमणीय मत पद्धति उपयुक्त नहीं है, ऐसा सिद्धवा जी कह रहे हैं। यह प्रणाली तो वहां उपयुक्त है जहां पर एक से अधिक उम्मीदवार चुने जाते हो। यहां एक ही राष्ट्रपति के निर्वाचन का विषय। अतः यद्यपि मैं समझता हूं कि यह प्रणाली बड़ी अच्छी है, फिर भी यदि हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को स्वीकार कर लें जिसका कि हमें अनुभव भी यथेष्ट है, तो इससे अनेक कठिनाइयों तथा जटिल समस्या खड़ी हो जाएगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मैं परित्यजन रीति को श्रेय देता हूं। उसके द्वारा भी प्रत्येक मतदाता को मत देने का अधिकार होगा और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलेंगे उसका निर्वाचन कर लिया जाएगा, ऐसा सिद्धवा जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में आ रहे हैं एच.वी. कामत साहब। क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष, हमारे मान्यवर सहयोगी श्री ठक्कर बप्पा ने जिस तर्क को प्रस्तुत किया तथा हमारे मित्र पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र ने उसका योग्यतापूर्ण समर्थन किया, उसी तर्क को पुष्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह साधारण ज्ञान का विषय है कि सन 1941 की जनगणना विचित्र परिस्थितियों के अंतर्गत की गई थी। एक बड़ा भयंकर विश्व युद्ध हो रहा था, लाखों व्यक्ति बेघर हो गए थे और केवल हमारे ही देश में नहीं वरन समस्त संसार में तितर बितर हो गया था। ये एक अलग बात है जिसके कारण सन 1941 की जनगणना गलत हुई। उसके पश्चात जल्दी एक के पश्चात दूसरे दुख और आपत्तियां हम पर आन पड़ी। 4 वर्ष तक वह युद्ध रहा और युद्ध के मध्य काल में अकाल पड़ा। युद्ध के पश्चात ही देश का विभाजन हुआ। इन आपत्तियों के कारण लाखों की तादाद में लोग अपनी अपनी जगह से उखाड़ दिए गए। बहुत से लोगों का नाश हुआ और देश के एक भाग से दूसरे भागों में अनेक सारे व्यक्ति चले गए। यदि आगामी निर्वाचन में लोगों के साथ न्यायोचित व्यवस्था करना चाहते हो, व्यवहार करना चाहते हो, तो उनको ठीक ठीक प्रतिनिधित्व देना चाहते हो, तो यह आवश्यक है कि निर्वाचन के पूर्व जनगणना करवाओ। एच.वी. कामत साहब एक दूसरी बात लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं कि 1941 की जब जनगणना कराई थी तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस संकट का सामना कर रही थी। भारत में तो स्थितियां दूसरी थी। भारत में जबरदस्त आंदोलन चल रहे थे, अकाल पड़ रहा था, लाखों लोग इधर से इधर चले गए थे। इसके बाद में भारत का विभाजन भी हुआ, तो सारी परिस्थितियां बदल गई है। तो 1941 की जनसंख्या या 1941 की जो जनगणना है वो ठीक नहीं है, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। और मेरा तो निवेदन है कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव करवाना चाहते हो तो एक बार वापस पहले जनगणना कराओ, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना। नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं आप विशेष जनगणना कर सकते हैं, बिना अंकों के आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। मेरा ध्यान अंकों की ओर आकृष्ट किया गया था, न कि 1941 की जनगणना की ओर। फिर एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं मैं इस बात की जिद नहीं करता हूं कि निर्वाचन के पूर्व नियमित जनगणना की जाए, परंतु हमारे पास केवल इसी अनुच्छेद के लिए ही अंक नहीं होने चाहिए, वरन वे अंक भी होने चाहिए जो उन समुदायों से संबंध है जिनके लिए संविधान व्याख्या करता है और जिसके लिए आरक्षण रखे जाने के लिए हम भी चिंतित है। उदाहरणतः अनुसूचित समुदाय और मुसलमानों के संरक्षण वाले प्रावधानों की वो बात कर रहे हैं। कई सारे विभाजन के पश्चात बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए, इसकी ओर संकेत कर रहे हैं एच.वी. कामत साहब। अब आते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, जवाब देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र मिस्टर नजरुद्दीन अहमद ने जो संशोधन पेश किया उस संशोधन संख्या 1083 पर सूची 1 के संशोधन 25 को मैं स्वीकार करता हूं। मुझे खेद है कि अन्य संशोधनों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। श्रीमान सामान्य वाद विवाद के अंतर्गत 2 प्रश्न उठाए गए। एक प्रश्न मिस्टर नजरुद्दीन अहमद का है। अनेक वक्ताओं द्वारा यह बताया गया कि गत जनगणना अर्थात 1941 की जनगणना के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्वाचन करना गलत होगा। मुझे विश्वास है कि इस विषय पर अनेक वक्ताओं ने जो कुछ कहा उसमें बहुत सार है। ये सही बात है कि कुछ क्षेत्रों में 1941 की जनगणना किसी न किसी प्रकार से गलत जनगणना थी। कुछ समुदाय के पक्ष में, कुछ अन्य समुदाय के विरोध में तत्कालीन स्थानीय सरकार ने जनगणना को गलत रूप दिया था। इसके अतिरिक्त यह भी उतना ही सत्य है कि भारत के विभाजन के पश्चात उसके कुछ प्रांतों में, उदाहरण के लिए पूर्वी पंजाब, बंबई, पश्चिम बंगाल और कुछ हद तक संयुक्त प्रांत में जनसंख्या और सांप्रदायिक अनुपात में बहुत परिवर्तन हो गया है।
इस बात को विचार में रखते हुए संविधान विभिन्न संप्रदायों का अपनी अपनी जनसंख्या और सामान्य जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करता है। यह आवश्यक है कि केवल प्रत्येक विशिष्ट प्रांत की समस्त जनसंख्या को ही सुनिश्चित नहीं किया जाए, वरन संविधान में निर्वाचन के विषय को निश्चित करने के पूर्व जिन विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने की हमने गारंटी दी है, उनके अनुपात का भी उस जनसंख्या के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि निर्वाचन के पूर्व ठीक ठीक जनगणना करने के पक्ष में जो अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, सरकार उन पर भी ध्यान देगी। यदि मुझे आज्ञा है तो मैं ये कहूंगा कि मेरे मित्र मिस्टर नजरुद्दीन अहमद के संशोधन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने वाले कारणों में से एक ये भी है कि उन्होंने लास्ट शब्द को श्रेय न देकर लेटेस्ट शब्द का प्रयोग किया। वाह, लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट का मतलब होता है अंतिम और लेटेस्ट का मतलब होता है अभी जस्ट। मैंने सोचा कि लास्ट शब्द में एक प्रकार की स्थानीयता का बोध होता है कि गत जनगणना से उस नियत काल के पश्चात की गई जनगणना का आशय जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, और अंतिम गत जनगणना से उस जनगणना का बोध होता है जो निर्वाचन आरंभ करने के पूर्व की गई है। लेटेस्ट और लास्ट में यह फर्क है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बताया। तो इसी बीच नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं, मैंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैंने लास्ट प्रीसीडिंग सेंसेक्स अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना कहा था। वो कह रहे हैं कि मैंने तो लास्ट और लेटेस्ट बोला ही नहीं, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं। फिर डॉक्टर अंबेडकर वापस कह रहे हैं, खैर जो कुछ उन्होंने कहा उस पर मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया, पर मेरा यह विचार अवश्य है कि नए विधानमंडल के लिए निर्वाचन आरंभ करने के पूर्व सरकार के नए जनगणना करने में यह खंड कोई उपयुक्त कारण है। मैं ये समझता हूं कि इस बात से अनेक सदस्यों को संतोष हो जाएगा जिनको इस विषय पर शंका है। महावीर त्यागी प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं ये मान लूं कि आप ये आश्वासन देते हैं कि इस प्रकार की जनगणना की जाएगी? तो डॉक्टर अंबेडकर वापस जवाब देते हैं, मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता, परंतु विभिन्न प्रांतों की समझ जनसंख्या और उसके स्वरूप में जो महान परिवर्तन हुए उनकी कोई भी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती है। हमने जनसंख्या के एक बड़े भाग के प्रतिनिधित्व की गारंटी दी है जिसमें अनेकों अल्पसंख्यक वर्ग है। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार इस प्रकार के आंकड़ों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। तो लक्ष्मीकांत मैत्र कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य का यह आशय है कि नए संविधान के अनुसार तब तक निर्वाचन नहीं किया जाएगा जब तक कि जनगणना नहीं की जाए? तो अंबेडकर इसका जवाब दे रहे हैं, मुझे तो केवल यह स्वाभाविक सा परिणाम प्रतीत होता है, क्योंकि निर्वाचन के लिए तब तक स्थान नियत नहीं किए जा सकते जब तक कि विभिन्न समुदाय की जनसंख्या का निश्चित नहीं कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर खुद कह रहे हैं कि जब तक सही जनसंख्या के आंकड़े नहीं आएंगे तब तक निर्वाचन संभव नहीं है। इस बीच में नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा राष्ट्रपति चुनाव में, यह बताइए। तो डॉक्टर अंबेडकर जवाब क्या दे रहे हैं, इस प्रश्न के विवरण को मैं नहीं ले सकता हूं। ऐसा करने के लिए मुझे एक कक्षा खोलनी पड़ेगी और इस विषय पर एक लंबा भाषण देना होगा। इस कार्य का भार मैं इस समय नहीं ले सकता हूं। यह प्रणाली विख्यात है और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह किस प्रकार से क्रियान्वित की जाएगी। नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं, आप तो मुझे यह बताओ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों जोड़ी? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए मुझे एक कक्षा खोलनी पड़ेगी, आपकी एक क्लास लेनी पड़ेगी, लंबा भाषण देना होगा और इसके लिए मैं संविधान सभा का समय यहाँ पर नहीं लूंगा। यह बड़ी विख्यात प्रणाली है, सबको पता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ऐसा कहा। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे, इन बाधाओं से यह विदित होता है कि कुछ सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं जानते। आप इन बाधाओं की ओर ध्यान नहीं दें। डॉक्टर अंबेडकर को कह रहे हैं, अरे यार मुझे लग रहा है कि कुछ सदस्यों को तो अभी ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होती क्या है। आप इनकी बातों को ध्यान नहीं दें, आप तो आगे बोलो। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा। मौलाना हसरत मोहानी जी कह रहे हैं, यदि केवल एक ही सदस्य हो तो आप क्या करेंगे? मुझे तो यह बताओ कि चुनाव एक ही व्यक्ति का होना है तो आप क्या करेंगे? हसरत मोहानी जी कह रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, यदि एक ही सदस्य है तो उसका सर्वसम्मति से निर्वाचन हो जाएगा। फिर हंसने लग गए और बहुसंख्यक वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग का प्रश्न ही नहीं उठेगा। दूसरा प्रश्न जो त्यागी ने पूछा था वह यह था कि उम्मीदवारों को हटा देने की कोई कार्य प्रणाली है या नहीं है। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं, श्रीमान एक सूचना संबंधी प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं,
नहीं, मैं नहीं मान सकता हूं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपका प्रश्न यह था कि जिस निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, क्या उसमें कोई परित्याग की भी कोई विधि है या नहीं है? मेरा उत्तर यह है, जी हां है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में परित्याग निहित है, अन्यथा उसमें कोई सार नहीं है। हमने केवल यही किया है कि अनेकों अनुपातिक प्रतिनिधित्व के स्थान में से केवल एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है, जिसमें नीचे से प्रत्येक उम्मीदवार को हटाया जाता है जब तक कि केवल एक ही व्यक्ति निर्वाचित ना हो जाए। जिनके कम वोट आएंगे वो हटते जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हमने अपनाई है। तो महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं? परंतु संसद में वैकल्पिक मत की प्रणाली को अंगीकार किया जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं वैकल्पिक अनुपात का दूसरा नाम मात्र है। श्रीमान, इस विषय पर मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। श्री महावीर त्यागी बोलते हैं, श्रीमान मैं जानना चाहता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय बीच में टोक रहे, श्री त्यागी मेरी कठिनाई यह है कि मैं मसौदा समिति के अध्यक्ष को आपके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और ना मैं आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उन्हें बाध्य कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय ने साफ साफ त्यागी जी को कह दिया कि मैं मसौदा समिति के अध्यक्ष को आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब होती है वोटिंग, और वोटिंग में क्या होगा? वोटिंग में कई बातें अस्वीकार कर दी जाएगी और कुछ बातें स्वीकार कर दी जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं संविधान आपको जो जिस रूप में दिखाई देता है वो देख सकते हैं आप। संशोधित रूप में यह अनुच्छेद 44 संविधान का अंग बन गया, आप यहां देख लीजिए। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है जरा देख लीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं संबंधित माननीय सदस्य संशोधन संख्या 184 पेश कर सकते हैं। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं श्रीमान माननीय सदस्य के संशोधन का सार वही है जो कि इस अनुच्छेद में है और खंड के एक विशेष भाग के संदर्भ में रखता है, ना कि उसके अपवादों। क्या इस संशोधन को पेश करने का माननीय सदस्य का कोई उद्देश्य है? तो मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं संशोधन के अर्थ और अनुच्छेद में अंतर है और मैं बताऊंगा कि क्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं वह किसी भी रूप में संशोधन नहीं है, उसमें केवल शब्दों को इधर उधर कर दिया गया, अर्थ से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ताहिर साहब कह रहे कुछ अंतर है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे मैं किसी भी माननीय सदस्य के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता, परंतु इस संशोधन से कुछ अधिक सार प्रतीत नहीं होता है, फिर भी माननीय सदस्य उसे पेश कर सकते हैं। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब ने संशोधन रखा। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति जी के कार्यकाल से संबंधित है। हम इसे अनुच्छेद 45 के रूप में देख रहे हैं। मसौदा संविधान में वो अनुच्छेद 45 के रूप में था, जो आज आपको अनुच्छेद 56 के रूप में दिखाई देता है, जो कि राष्ट्रपति जी के कार्यकाल से संबंधित है। क्या हो रहा है जरा देखिएगा। मोहम्मद ताहिर साहब एक संशोधन लेके आ रहे हैं। क्या है? राष्ट्रपति के पद प्रवेश की तिथि से राष्ट्रपति की पद अवधि 5 वर्ष की होगी। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डेट प्रेसिडेंट एंटर्स अपॉन द ऑफिस। अभी यह प्रश्न उठाया गया था कि जिस रूप में यह अनुच्छेद है उसमें और इस संशोधन में कोई अंतर नहीं है। पहले मैं अनुच्छेद के संदर्भ में यह कहूंगा, उसमें यह कहा गया, वो अंतर बता रहे हैं कि आप क्या अंतर बता रहे हैं और मैं उसमें अंतर देखता हूं, ऐसा मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं। इसके बाद में संशोधन संख्या 186 को पेश करने की आज्ञा नहीं दी गई क्योंकि वो शाब्दिक संशोधन था। 187 और 188 समान है, तो डॉक्टर अंबेडकर 187 को पेश कर रहे हैं। खुद डॉक्टर अंबेडकर संशोधन को पेश कर रहे हैं। श्रीमान मैं प्रस्ताव रखता हूं कि अनुच्छेद 45 के पाराधिक क में रेजिग्नेशन शब्द के स्थान में राइटिंग शब्द लिखा जाए। रेजिग्नेशन शब्द की जगह राइटिंग शब्द लिखा जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर मोहम्मद ताहिर साहब आ रहे हैं। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। क्या प्रस्ताव पेश करता हूं? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शब्द के स्थान पर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट शब्द रखे जाए, ऐसा मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग करना चाहता है तो उचित रूप से यह वांछनीय है कि वह अपना त्याग पत्र संसद के सदस्यों को संबोधित करे, न कि किसी अन्य व्यक्ति को। त्याग पत्र कार्यालय में दिया जाए अध्यक्ष को अथवा राज्यसभा के सभापति को, परंतु अपने त्याग पत्र में वह संसद के सदस्यों को संबोधित करे जिन्होंने उसको
राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन किया है, न कि किसी अन्य को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देगा? इसके लिए मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं कि संसद के सदस्यों को संबोधित करते हुए देगा, ना कि लोकसभा अध्यक्ष को और ना कि राज्यसभा के सभापति को। उसको संबोधित करना चाहिए संसद के सदस्यों को, क्योंकि संसद के सदस्यों ने ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया है। ये ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। राष्ट्रपति के निर्वाचन तो राज्य विधानसभा के सदस्यों ने भी तो किया था ताहिर साहब, आप वो चीज तो भूल गए। खैर, उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? इसके बाद 1090 संशोधन जो है बीएस गुप्ते के नाम है, उस पर उनका संशोधन भी साथ में है। तो बीएम गुप्ते जी क्या कह रहे हैं? मैं कुछ थोड़े परिवर्तन के रूप में इस संशोधन को पेश करना चाहता हूं। परिवर्तन केवल रस्मी है। इस खंड की पुनर्व्यवस्था के संदर्भ में मैं उसको परिवर्तित रूप में पेश करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय सभा से कहता है, भाई अनुमति है क्या? कहा अनुमति है, तो रखो भाई। वो कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शब्दों के स्थान पर वाइस प्रेसिडेंट शब्द रखा जाए। आप अपना इस्तीफा किसको संबोधित करोगे? तो यहां लिख दो वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करोगे, इस प्रकार से लिख दो। फिर वो कह रहा है कि इस प्रकार से पुनः अंकित अनुच्छेद में निम्न खंड जोड़ा जाए। क्या? एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजन टू क्लॉज 1 of this article shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of the people। वो कह रहे हैं इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दी जानी चाहिए। वो कह रहे हैं श्रीमान संविधान के मसौदे के वर्तमान रूप से यह खंड यह व्यवस्था करता है कि त्याग पत्र 2 व्यक्तियों को संबोधित किया जाएगा। तो 2 व्यक्तियों को संबोधित करने का क्यों लिख रहे हो? आप तो सीधा लिखिए राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अनुच्छेद 45 के पारिदिक के पैरा क में तथा अन्य स्थानों में जहां हाउस ऑफ द पीपल शब्द लिखा हुआ है वहां नेशनल कांग्रेस शब्द लिखा जाए। हाउस ऑफ द पीपल का नाम वो नेशनल कांग्रेस रखना चाहते हैं, इसी वजह से नजरुद्दीन जी अहमद साहब ऐसा ला रहे हैं। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं परंतु कांग्रेस तो वास्तव में अब भी विद्यमान है। नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम को अमर रखना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि स्वयं संविधान में इसका नाम रख दिया जाए। वो कांग्रेस का नाम संविधान में जुड़वाना चाह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मेरे विचार से आप सभा का समय न ले। नजरुद्दीन जी अहमद कह रहे हैं मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। गत 60 अथवा इससे भी अधिक वर्षों से स्वतंत्रता का युद्ध हो रहा है और जयपुर अधिवेशन में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में वह उच्च शिखर पर पहुंचने को है। मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संघर्षों और सेवाओं को सरकारी रूप से स्वीकार किया जाए और लोकप्रिय सदन का नाम उसके नाम पर रखा जाए। वाह! नजरुद्दीन जी अहमद साहब हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस रखवाना चाह रहे हैं, उसको लेकर प्रस्ताव रखा गया। वो कह रहे हैं कि मेरे पास अमेरिका का उदाहरण है जहां संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मैंने हाउस ऑफ द पीपल का यह नाम रखना पसंद किया है क्योंकि वास्तव में यह लोगों की इच्छा का प्रतीक है। मैं विश्वास करता हूं कि यह एक ऐसा संशोधन है जो मेरी भावना पर आश्रित है, ऐसा कह रहे हैं। तो हजरत मोहानी जी कह रहे हैं क्या आप कांग्रेस के सदस्य हैं? नजरुद्दीन जी अहमद को कह रहे हैं हजरत मोहानी जी क्या आप कांग्रेस के सदस्य हैं? तो एस नागपाल जी कह रहे हैं अरे है नहीं, वे अब बनना चाहते हैं। तो नजरुद्दीन जी अहमद वापस बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सत्य को मानने अथवा स्वीकार करने के लिए कि वह कांग्रेस का सदस्य हो। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अब हमारे पास केवल 20 मिनट का समय रह गया है। नजरुद्दीन जी अहमद आगे बोल रहे श्रीमान मैं निवेदन करता हूं कि केवल भावना संबंधी आधार पर इसको स्वीकार किया जाए। वास्तव में वर्तमान स्वतंत्रता की उच्च कोटि राष्ट्रीय कांग्रेस की खून, परिश्रम, आंसुओं और पसीने का प्रतीक है, इसलिए हमारे हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाए, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। हसरत मोहानी जी कह रहे हैं क्या आप कांग्रेस के सदस्य हैं? तो वो कांग्रेस के सदस्य तो है नहीं, वो तो मुस्लिम लीग के सदस्य है। तो नागपाल जी कह रहे हैं वो है नहीं पर बनना चाहते हैं। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब वापस जवाब दे रहे हैं कि नहीं, सच को स्वीकार करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस का सदस्य हो। इस प्रकार की बातें भी संविधान सभा में चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय अब एचवी कामत साहब को कह रहा है कि भाई आप अपना संशोधन पेश करो। वो कह रहा है कि भाई मेरा संशोधन तो गुप्ते जी ने रख लिया तो अब मुझे रखने की जरूरत नहीं है। फिर गुरुमुख सिंह मुसाफिर जी आ रहे हैं, जिन वो अपना संशोधन रख रहे हैं। वो कह रहे हैं दैट इज इन क्लॉज
45B of the provision to Article 45, after the word violation of the Constitution, the words or of law be inserted. संविधान के पश्चात विधि शब्द भी रख दिया जाए। राष्ट्रपति जी के विरुद्ध महाअभियोग लाया जा सकता। आधार केवल एक है, संविधान का उल्लंघन होने, संविधान का अतिक्रमण होने पर राष्ट्रपति जी के विरुद्ध महाअभियोग लाया जा सकता है। मुसाफिर साहब कह रहे हैं संविधान या विधि लिख दीजिए। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन या विधि का उल्लंघन होने पर महाअभियोग लाया जा सकता है। इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो विधि शब्द को जुड़वाना चाह रहे हैं। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब का एक संशोधन है, वो कह रहे हैं टर्म और रेजिग्नेशन एज द केस में बी, अथवा त्यागपत्र देने पर जैसी भी दशा हो शब्द जोड़ दिए जाए। वो कुछ इस प्रकार की शब्दावली जुड़वाना चाहते हैं। अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, श्रीमान मैं जिस संशोधन को स्वीकार कर सकता हूं वो श्री गुप्ते जी का संशोधन है, वो 1090 है, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। औरों के लिए मुझे खेद है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। और इसके बाद में वोटिंग करवाई गई, कई सारे संशोधन स्वीकार कर लिए गए, कई सारे संशोधन स्वीकार नहीं किए गए। गुप्ते जी का संशोधन स्वीकार कर लिया गया, आप देख सकते हैं संशोधन स्वीकार हुआ, और बाकी वाले संशोधन अस्वीकार हुए सभा के द्वारा, ये भी आप देख लेंगे। और त्याग पत्र जो है इसके संदर्भ में क्या लिखा, पढ़ के सुनाता हूं। Any resignation addressed to the Vice President under Clause A of the provision to Clause 1 of this article shall forthwith the communicated by him to the Speaker of the House of the People। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे और लोकसभा अध्यक्ष को इस बात की सूचना दी जाएगी। इस बात को स्वीकार कर लिया गया, आप देख सकते हैं यहां पर। हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा का नाम नेशनल कांग्रेस हो जाए, संविधान संशोधन अस्वीकार हो गया, आप ऐसा भी देख सकते हैं। वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वॉल्यूशन ऑफ द लॉ शब्दावली जोड़ दी जाए, ये अस्वीकार हो गया, आप देख सकते हैं। तो कई सारे संशोधन अस्वीकार हुए, ये आपके सामने रखा, और इसके बाद में कुछ बातें स्वीकार हुई, ये भी आपके सामने रखा। और संशोधित रूप में अनुच्छेद 45 संविधान का हिस्सा बन गया, जिसे आजकल हम लोग अनुच्छेद 56 के रूप में जानते हैं, आप ये देख सकते हैं। अब आ रहा है अनुच्छेद 46। उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि संशोधन 1097 अनुच्छेदों के निकालने के संदर्भ में, अतः मैं उसे पेश करने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि इस मूल संशोधन को नियम विरुद्ध कर दिया गया। अतः प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना का इस संशोधन पर जो संशोधन है वह भी गिर जाता है। इस बीच में कृष्ण चंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं, श्रीमान मैं प्रस्ताव पेश करता हूं, क्या पेश करता हूं, वंस बट ओनली वंस, एक बार पर एक बार शब्द निकाल दिए जाए। अनुच्छेद 57 री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। राष्ट्रपति भारत में कितनी बार भी चुने जा सकते हैं, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। इस संदर्भ में कृष्ण चंद्र शर्मा जी जो है वो संशोधन ला रहे हैं। क्या लिखे, वंस बट ओनली वंस, एक बार पर एक बार ही ये शब्द निकाल दिया जाए। इसका मतलब इनिशियल स्टेज में जो मसौदा संविधान था उसमें यह लिखा था कि राष्ट्रपति एक ही बार चुना जा सकता है। कृष्ण चंद्र शर्मा जी कह रहे हैं ये जो बात है उस शब्द को हटा दिया जाए। मेरा संशोधन बहुत सादा है, यह इस प्रभाव का है कि यदि कोई योग्य और दक्ष व्यक्ति मिलता है तो पुनर्निर्वाचन द्वारा, और जब तक उसमें सेवा करने की योग्यता और दक्षता है तब तक उसकी सेवा का लाभ उठाने के लिए उसको दूसरी पदावधि के लिए भी चुना जाना चाहिए। तो मसौदा जो संविधान रखा गया था उसमें राष्ट्रपति एक ही बार चुना जा सकता है, एक व्यक्ति, यह प्रावधान किया गया था। तो कृष्ण चंद्र शर्मा कह रहे हैं नहीं, यह शब्दावली हटा दीजिए। कोई व्यक्ति अच्छा है, योग्य है, बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहा है तो उसको बार बार चुने जाने में क्या दिक्कत हो सकती है, ऐसा कृष्ण चंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। इसके बाद में आते हैं एचवी कामत साहब, क्या कह रहे हैं, वो संशोधन रख रहे हैं। ओनली वन शब्दों के पश्चात ये रख दीजिए, क्या रख दीजिए, बट ही शैल नॉट बी सो एलिजिबल इफ ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इंपीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 50। अरे वाह, एचवी कामत साहब कह रहे हैं यस, मैं भी सहमत हूं कि यह शब्दावली रख दीजिए। कौन सी, कि एक बार नहीं, एक बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, यह शब्दावली हटा दो, लेकिन आगे और जोड़ दो। क्या जोड़ दो, कि ऐसा व्यक्ति जो महाअभियोग द्वारा हटाया जाएगा वो वापस नहीं चुना जाएगा। जिस व्यक्ति को महाअभियोग से राष्ट्रपति पद से हटा दिया है वो व्यक्ति वापस नहीं चुना जाएगा। इस प्रकार की शब्दावली रख दीजिए, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यह अनुच्छेद जिस रूप में है उसी रूप में मैं उस पर विचार करते हुए मैं भी यह समझता हूं
कि किसी सीमा तक इस अनुच्छेद के विषय को स्पष्ट करने के प्रयोजन मात्र के लिए संशोधन आवश्यक है, परंतु अब श्री कृष्णचंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन को दृष्टि में रखते हुए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इसे पूर्णतः स्पष्ट कर दें। यदि शर्मा का संशोधन स्वीकार किया जाता है तो पहली या दूसरी पदावधि के कुछ वर्षों के पश्चात कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए फिर चुनाव लड़ सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन महाअभियोग से जिसे हटा दिया जाए उस व्यक्ति को वापस निर्वाचन नहीं होना चाहिए, यह शब्दावली जोड़ दी जाए। फिर महावीर त्यागी जी कह रहे हैं ये जोड़ दीजिए क्या, प्रोवाइडेड दैट इट विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ए वाइस प्रेसिडेंट हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड सच ऑफिस ओनली टेम्परेरी इन एक्टिंग कैपेसिटी, पर यह उस उपराष्ट्रपति पर लागू नहीं होगा जिसने अस्थायी रूप से स्थानापन्न होकर पद धारण किया है अथवा कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, एक बार ही निर्वाचित होगा, इस प्रकार की शब्दावली जो भली रख दो, पर यह उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा जो उपराष्ट्रपति है और जिसने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, उसके ऊपर वो बात लागू नहीं होगी। इसका मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है भले ही उसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया हो, ऐसा महावीर त्यागी जी कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि श्रीमान मैं कृष्णचंद्र शर्मा जी ने जो संशोधन रखा उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। एक बार ही शब्दों को हटाने के लिए जो श्री शर्मा का संशोधन संख्या 1098 है उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ऐसा वो कहते हैं। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। फिर वो कामत के संशोधन पर आते हैं। श्री कामत के संशोधन के संदर्भ में मैं समझता हूं कि इस विषय पर वाद विवाद करने के लिए वह समय उपयुक्त होगा जबकि राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने वाली व्यक्ति की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। कामत ने जो कुछ कहा उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। जब हम राष्ट्रपति पद की योग्यता पर विचार करेंगे उस समय मैं इसका जवाब दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वो कह रहे हैं कि श्री त्यागी ने जो कहा, श्री त्यागी से मैं ये कहूंगा कि एक बार ही शब्दों के हटा देने से उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो भय है वो निराधार हो जाता है और इसके बाद में वोटिंग करवाई जाती है और कृष्णचंद्र शर्मा जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, बाकी वाले संशोधन स्वीकार नहीं होते हैं और इस प्रकार से अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान का भाग बन जाता है जो आज आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 के रूप में दिखाई देता है। फिर उपाध्यक्ष महोदय एक बात रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए सभा स्थगित की जाए। अब एक सुझाव रख रहे हैं, एक सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए सभा स्थगित रखी जाए। संविधान सभा के अध्यक्ष के पास पावर है कि वो अधिकतम 3 दिन के लिए सभा स्थगित कर सकते हैं, अधिकतम 3 दिन के लिए सभा स्थगित कर सकते हैं। महेंद्र बुनकर भाई कह रहा है कि मुझे जूम का लिंक शेयर करो। भाई शेयर करिए इनको। अरे मेरे भाई मांग रहे हैं और हम शेयर नहीं कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। शेयर कर दीजिए जूम का लिंक इनको। और वैसे मेरी इंस्टा की प्रोफाइल में दे रखा है अगर आप इन सब इंस्टा पर है तो। खैर, अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं मैं सभा को कुछ दिनों के लिए स्थगित करना चाहता हूं, पर नियम यह कहता है कि मैं 3 दिन से ज्यादा स्थगित कर नहीं सकता, मेरे पास पावर इतना ही है। पर मैं तो सभा को काफी दिनों के लिए स्थगित करना चाहता हूं, 14 दिन के लिए स्थगित करना चाहता हूं। 14 दिन के लिए सभा स्थगित होने वाली है। आज है 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इतने दिनों के लिए सभा स्थगित होने वाली है। 27 को वापस मिलने हैं, तो पर इतने दिन तक तो स्थगित करने की परमिशन है ही नहीं। ये जूम का लिंक शेयर कर दिया गया भाई, आप इस लिंक से जुड़ जाना। लेकिन कल बैठक नहीं है, परसों भी नहीं है, पहले रोज भी नहीं है, 26 दिसंबर तक संविधान सभा की कोई बैठक नहीं है। अब सीधा ये जूम का लिंक आपको 27 के दिन काम आएगा। 27 से संविधान सभा की वापस बैठक स्टार्ट होगी, तो जूम का जो झुमका है वो अब 27 को काम आएगा। खैर, एक सुझाव है कि कुछ दिनों के लिए सभा स्थगित करनी है, लेकिन मैं तो 3 दिन में स्थगित कर सकता हूं। अतः मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वो मुझे 14 दिन के लिए सभा स्थगित करने की अनुमति दें, अर्थात सोमवार 27 दिसंबर के सुबह प्रातः 10 बजे के लिए। टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं श्रीमान एक प्रस्ताव पेश किया जाए कि सभा 14 दिनों के लिए स्थगित की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूं कि आप उसे किस प्रकार से स्वीकार करेंगे। यदि जो कुछ आप कहते हैं वही कार्य प्रणाली है तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं और सभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। सत्यनारायण सिन्हा कह रहे हैं आप सभा से यह पूछ सकते हैं कि क्या वह उसे स्वीकार है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या सभा 14 दिन के लिए स्थगित करने के पक्ष में है? सभा कहती है हां, पक्ष में है। और इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय 27 दिसंबर की प्रातः 10 बजे के लिए संविधान सभा को स्थगित कर देते हैं। यूट्यूब के साथी
और जूम के साथी। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जूम का लिंक आपको शेयर कर दिया गया। पहली बात तो संविधान सभा का 7वां सत्र चल रहा है। 4 नवंबर 1948 को यह प्रारंभ हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि शनिवार और रविवार को बैठक नहीं होती है, लेकिन आपने देखा कि 11, 12, 13, 14 नवंबर को भी बैठक नहीं हुई। और हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि उस दिन हमारे उन दिनों में दिवाली भी थी, तो हम दिवाली भी आराम से मना पाए। लेकिन इसके बाद में सभा की लगातार बैठकें हो रही। आज 13 दिसंबर आ गया है। 13 दिसंबर 1948 के दिन संविधान सभा ने यह डिसाइड किया कि अब सभा कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाए के लिए, लेकिन हम 7:30 बजे मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना यार, अगर सर्दियां इसी तरह से बढ़ती रही तो बड़ा कठिन हो सकता है, तो 7:30 की जगह 8 कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 13 दिसंबर 2023 को मैं ये घोषणा करता हूं, 27 दिसंबर 2023 को सुबह 7:30 बजे ही मिलेंगे। अभी 7:30 बजे का ही समय याद रखेगा। तो ये चर्चा में आपकी बड़ी भूमिका है। तो मैं आज सोचता हूं कि आज के लिए इतना काफी लंबी चर्चा हो गई। आज वापस 27 दिसंबर 2023 को सुबह 7:30 बजे मिलेंगे जूम और यूट्यूब पर। जूम का लिंक मेरे यूट्यूब वाले साथियों को भी शेयर कर दिया गया। उस समय आप लोगों के भी अवकाश रहेंगे, बड़ी अच्छी चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ेंगे। तो आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।